ज्योतिष में कहा जाता है कि गुरु बचाएं तो कौन गिराए। ठीक है, अगर आपका जुपिटर आपके साथ आ गया, राहु केतु शनि कितने भी आपके पीछे पड़ जाएं, गुरु के सामने कोई नहीं टिक पाता। और शनि के लिए कहा जाता है शनि गिराएं तो कौन बचाए। और शनि अगर मारने पे आ जाएं आपको तो फिर कोई बचा भी नहीं सकता। अगर आप किसी भी महीने की 1/10/1928 को पैदा हुए हैं, आपके पास सूर्य का अंक है, सूर्य राजा है, आप किंग हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप सफल नहीं हुए एक नंबर लेके तो लानत है आपके ऊपर कि आपने इस अंक को बेकार कर दिया। आप जितने भी ग्रेटेस्ट लोगों को देखेंगे, एलन मस्क, बिल गेट्स, अंबानी और रतन टाटा, ये नंबर 1 के रूल हैं, अपनी फील्ड में नंबर 1 है। अब ये साल जा रहा है, आप देखेंगे नंबर 8 का साल जो आएगा ना, ये बहुत पटकेगा लोगों को। ओके। क्योंकि अभी तक जितने भी आपने मौज मस्ती करनी थी आपने कर ली। अब स्ट्रिक्ट टीचर आ गया है, शनि आ गया है उस 2024 में। शनि हार्डवर्क का भी नंबर है, तो खूब पीटेगा आपको। ठीक है भैया, अमीर बनने हैं, औकात है तुम्हारी अमीर बनने की। हर किसी की औकात नहीं होती रिच बनने की। 4 पैसा देखते नहीं खोपड़ी पे सक्सेस चढ़ जाती है और अपने दोस्तों को, परिवार वालों को निगलेक्ट करने लगते हैं। शनि इनको टाइट करने वाला है। ये साल बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का साल है। भाग्य रेखा मतलब क्या? भाग्य क्या? देखो, किसी को इस दुनिया में नहीं पता कि भगवान होते हैं कि नहीं होते, किसी को इस दुनिया में नहीं पता कि भाग्य होता है कि नहीं होता। ठीक है, ये सब के अलग अलग अपने अपने अनुभव हैं। आप अपनी मेहनत से अपना कर्म करिए, कुछ अच्छा हो जाए तो कह देना कि हाँ भाग्य होता है, भाग्य जैसा कुछ है। ये साल यादगार जाने वाला है 2024, अच्छे सेंस में भी और बुरे सेंस में भी। ये साल आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपका कोई भी मूलांक हो। ये साल आपसे बहुत कुछ छीन भी सकता है, क्योंकि ये ट्रायल का ईयर है, द ईयर ऑफ ट्रायल्स। इस साल सिर्फ एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, कर्म कर्म कर्म। कर्म प्रधान साल है, तो जैसा शनि जी मांग रहे हैं वैसा उनको दे दो, नहीं तो वो जब अपनी लाठी चलाएंगे तो बहुत दुखेगा, बहुत दर्द होगा। शनि कहेगा कि अब भरोसा मत करो, दूसरों की बातों पे मत आओ, अपने ऊपर विश्वास करो और अपने एक्शन में आओ। इसलिए आप देखेंगे कई सारे फेक रिलेशनशिप 2024 में टूट जाएंगे। मीन राशि वालों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है ये साल, क्योंकि उनकी शनि की 7.5 अब उग्र फेज पे जा रही है, सेकेंड ईयर में एंटर कर रही है। कर्क राशि वालों के लिए बहुत इमोशनल ईयर होने वाला है यहाँ पे। कुंभ राशि वालों के लिए फैंटास्टिक साल जाएगा ये, उनकी शनि की 7.5 का सेकेंड फेज जाने वाला है। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज का एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग है बिकॉज इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं अरुण पंडित जी से। पिछली बार जब हमने अरुण पंडित जी के साथ एपिसोड किया तो आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, जहां हमने डिस्कस की थी पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी और बहुत सारी ऐसी चीजें। तो पॉपुलर डिमांड पे आज हम एक बार फिर बात कर रहे हैं अरुण पंडित जी से। आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं 2024 में क्या होने वाला है, क्योंकि 2024 में कहा जाता है कि शनि का प्रकोप बहुत ज्यादा होगा। पर क्या ये डरने वाली बात है? वेल, आपको उसका जवाब इस कॉन्वर्सेशन में मिल जाएगा। ऑफ कोर्स हमने फिर से एक बार बात की पामिस्ट्री की, बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाना कि ये रेखाएं हमारे फ्यूचर के बारे में क्या कहती है। हमने न्यूमरोलॉजी की भी काफी बात की। ये एपिसोड आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा बिकॉज ये एक इन डेप्थ एपिसोड है 2024 में क्या होने वाला है उस पे। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हो रही तो इस एपिसोड को जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए भी इसमें कई सारी टिप्स है। अरुण पंडित जी जितना जॉली इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ हमारी एनर्जी की सिनर्जी कुछ इस तरह से मैच होती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि पूरा एपिसोड कब रिकॉर्ड हो गया। आज का भी एपिसोड कुछ ऐसा ही है। इसमें काफी ज्यादा हमने हंसी मजाक भी किया बट एट द सेम टाइम काफी सीरियस बातें भी की। पिछली बार आपने जिस तरह का हमें प्यार दिखाया था उस एपिसोड पे, आई होप सो इस बार भी आप उसी तरह से हमें प्यार दिखाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एक नया एपिसोड लेके आते हैं हर वेडनेसडे और सैटरडे एट 5 PM। राधे राधे सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है शो पे। पिछले बार हमारे स्टूडियो में था, इस बार आपके स्टूडियो में है। चाहे जहाँ पर हो, आज के पॉडकास्ट में पिछली बार की तरह ही अच्छी अच्छी बातें करेंगे ताकि लोगों का फ़ायदा हो, लोगों का भला हो। बिल्कुल सर। सर फर्स्टली कैसा लग रहा है आज? आप उस साइड है, मैं इस साइड हूँ, आप ही के स्टूडियो में, कैसा लग रहा है अब? बड़ा एंजाइटी सी हो रही है परफॉर्मेंस प्रेशर है कि पिछली बार का पॉडकास्ट हमारा बहुत अच्छा गया। इस बार देखते हैं क्या जाता है, देख लेना इस बार पॉडकास्ट हमारा। नहीं सर, 100% गारंटी है कि अच्छा ही जाएगा। पिछली बार सर हमने कुछ बातें की थी पामिस्ट्री के ऊपर, और आपने एक चीज़ जो कही थी कि मेरी शादी 30-32 साल में होगी, मेरे घर वाले बहुत नाराज़ थे सर। तो इस बार मैं उसका भी कुछ उपाय लेने आया हूँ और लोगों के लिए भी पामिस्ट्री के बारे में हम थोड़ी बातें करेंगे। फर्स्टली हम बात करते, क्योंकि जो लास्ट टाइम हमने एक बात की थी पामिस्ट्री की, कि हमने वो लाइंस देखी थी जिससे आपने कहा था कि आपकी किस उम्र में शादी होगी ये पता चलता है। अब कुछ लोगों ने बोला कि जिसके हाथ नहीं होते उसका कैसे पता चलेगा, तो इसका क्या राज है? सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि हाथों की जो महिमा है
ये बहुत पुरानी है और विष्णु पुराण में भी हाथों के लिए बड़ा प्यारा श्लोक लिखा है। मैं शिशु मंदिर का पढ़ा हूँ और ये श्लोक इतना दैवीय है, इतना पावरफुल है। अगर आप इसे अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको बहुत लाभ होता है, बहुत फायदे होते हैं, दिन बहुत अच्छा जाता है। श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। अब विष्णु पुराण का ये श्लोक आपके हाथों की महिमा बताता है कि कर आग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर के अग्र में यानी कि आपके फिंगर टिप्स में लक्ष्मी है। कर मध्य सरस्वती, आपकी पाम आपकी सरस्वती है, आपका ज्ञान है। कर मूले तु गोविंदा यानी कि श्री कृष्ण यानी गोविंद जो हैं वो आपकी रिस्ट है। और ये अब इसका अर्थ क्या है, लक्ष्मी यानी कि धन, सरस्वती यानी कि ज्ञान। जब ये दोनों पा पाओगे तब आपको गोविंद मिलेंगे। ओके। ठीक है, तो हमेशा जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको अपने सबसे पहले ये हाथ ऐसे देखकर ये श्लोक पढ़ना चाहिए और अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद आपको अपने नॉस्ट्रिल चेक करने चाहिए कि लेफ्ट वाला एक्टिव है कि राइट वाला एक्टिव है। वो पैर रख के आपको दिन शुरू करना चाहिए। ओके। अगर आप ऐसा करते हैं विद इन 20-25 डेज आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आएगा। अभी जो लेथार्जी लेजीनेस है वो चली जाएगी। तो हाथों की महिमा पुराणों से हमारे पास है। आपने जो सवाल पूछा कि जिनके हाथ नहीं होते क्या उनका भाग नहीं होता, अरे बिल्कुल होता है उनका भाग। जिनके हाथ नहीं होते उनका भी भाग होता है, जिनकी कुंडली नहीं होती उनका भी भाग होता है, जिन्हें अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता भाग तो उनका भी है। पर ये सारे टूल भाग बनाने के लिए नहीं है कि हाथ है तो भाग बनेगा। हाथ है तो कोई एक हस्तरेखा विशेषज्ञ उसे पढ़ सकेगा। ओके। और हाथ अगर होते उनमें यही लिखा होता कि नहीं रहेंगे। तो जो लोग ये शायरी गाते हैं ना, जिनके हाथ नहीं होते पंडित जी उनका भी भाग्य होता है, अंधक हैं, अंधे हैं ये लोग। ठीक है, ये चीज़ों को देखना नहीं चाहते। और हम में से कईयों की आदत हो जाती है ना, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, पर्दा डाल लेते हैं ताकि हम सच्चाई ना देखें, क्योंकि सच्चाई से डर लग रहा है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने का मन नहीं कर रहा है। हस्तरेखा विज्ञान आज का है। भगवान शिव जी ने श्री कृष्ण से कहा कि समुद्र ऋषि हुए हैं त्रेता युग में, और वो अंग लक्षण शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। अंग लक्षण शास्त्र पहला नाम है इसका। और अंग से वो बता देते हैं कि इंसान के बारे में ये ऐसा होगा वैसा होगा। अब शिव जी श्री कृष्ण से कह रहे हैं, शिव जी तो आदि हैं, तो उनसे पहले समुद्र ऋषि कैसे आ गए? तो ये बात हो रही मल्टीवर्स की। तो ये समुद्र ऋषि किसी और वर्ष के होंगे और वहाँ की ये बात हो रही है। समुद्र ऋषि के बाद ही एक शास्त्र लिखा गया, सामुद्रिक शास्त्र, उन्हीं के नाम पे लिखा गया। जहाँ तक ये बात है, समुद्र ऋषि भी एक पदवी है। जैसे व्यास एक पदवी है, इंद्र एक पदवी है, विश्वकर्मा एक पदवी है, विश्वजीत एक पदवी है। इसके कई सारे राजा बनते हैं। ठीक है, जैसे राजा बलि भी इंद्र बन गए थे, बहुत कम लोगों को पता है। तो ये सब पदवी है। तो समुद्र ऋषि जी ने अंग लक्षण शास्त्र लिखा था, जिसके बाद में फिर ये रेखा शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र पनप के आया। तो आपके पास हाथ नहीं है, भाग आपका भी है, थोड़ा सा भाग कठिन है आपका, लेकिन ये हस्तरेखा विज्ञान भाग पढ़ने का तरीका है, बनाने का तरीका नहीं है। ओके। तो एक गाइड बुक की तरह। इसके बारे में एक्चुअली हमने पिछले बार भी बात की थी कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपका भाग्य तो बना नहीं सकता, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें करिए। देखो भाई, अगर भाग्य में बनाने की पावर मुझे आ जाएगी ना, तो मैं यहाँ बैठ के पॉडकास्ट नहीं दूंगा। ठीक है, मैं कुछ और ही अच्छा ही कर रहा हूँ जीवन में, मौज कर रहा हूँ दुबई में, मैं तो भाग्य बना रहा हूँ ना। तो मैं आपका भाग्य क्यों बनाऊँ? मैं तो अपना बनाऊँगा सबसे पहले। अब यही चीज़ होती है कि लोग कहते हैं कि बेबी छोड़ के चली गई पंडित जी, और कुछ ऐसा करो वापस आ जाए। अगर मेरे पास इतनी दम है, इतना सामर्थ्य है कि मैं दूसरों की बेबियाँ पहुँचा रहा हूँ उनके पास, तो सबसे पहले तो मैं लाऊंगा हॉलीवुड मॉडल को अपने पास। क्यों नहीं लाऊंगा? लॉजिक सोचो ना। ठीक है, तो भाग्य किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं है, किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास आपके भाग्य बदलने का सामर्थ्य है ही नहीं। जितनी जल्दी मान लें उतना आपका भला, अदरवाइज क्या वनरेबल हो जाओगे और फ़ायदा उठा लेगा कोई आपका। ये सारे टूल्स हैं, ये सब्जेक्ट है एक आपकी भाग्य को पढ़ने का, प्रिडिक्ट करने का सब्जेक्ट है, गाइड करने का सब्जेक्ट है। गाइडेंस लो, कुछ बदल नहीं पाओगे, कभी नहीं बदल पाओगे। जो भोगना लिखा है भोगोगे। कुछ लड़ाइयाँ जीवन में लड़नी पड़ती हैं, लड़के ही जाओगे। अगर कोई लोग ऐसे भी हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है इसका उपाय बता दो। अरे नहीं, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का उपाय हो। कई बार आपको समय जलाता है, पिघलाता है, ताकि आप एक स्ट्रांग आदमी बन के निकलो। पिछली बार हमने 7.5 की बात करी थी। वो जो फेज़ लाइफ में आता है ना, वो इसीलिए आता है ताकि अभी जो मम्मी के पल्लू में बंध के बैठे हो ना, गिरो पड़ो, थोड़ा दुनिया देखो, थोड़ा दुख उठाओ। जब तक जीवन में दुख नहीं है ना, तो सुख कैसे पता चलेगा? जिसने गर्मी नहीं महसूस करी उसे एसी की हवा का मज़ा नहीं पता। तो ये चीज़ें जीवन का हिस्सा हैं, इनसे हमें भागना नहीं चाहिए, इन्हें अपनाना चाहिए। जितने जल्दी हम अपनाएंगे उतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और उतना बेहतर हम अपने लाइफ के आगे के चैलेंजेस को समझ पाएंगे। ओके।
पिछली बार हमने बात की थी उन्हीं लाइनों की जिससे पता चलता है कि कितनी शादी होंगी, कौन से उम्र में होगी। शादी से ऑब्सेशन है तुम्हारा, कुछ तो चक्कर है तुम्हारा। सर मारवाड़ी हो ना, 24 की उम्र निकल गई है तो घर से शादी का प्रेशर है। बट मैं बात कुछ और कर रहा था इस वक्त। और कौन से साइंस होते हैं हाथ में हमारे जिसे पढ़ के कुछ पता चले? जैसे मैं आपकी कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें आपने एक त्रिशूल चिन्ह की बात की थी, और भी कई सारे चिन्हों की ऐसे बात की थी, तो ये आप बताइए। आपके हाथों में 9 ग्रहों का वास होता है। ओके। गुरु से लेके राहु केतु हर चीज़ का वास होता है। एंड ईच एंड एवरी प्लेनेट हैज़ इट्स ओन सिग्निफिकेंस। आपके हाथ में अगर फर्स्ट फिंगर का ये जो माउंट है ये उभरा हुआ है, इसे जुपिटर माउंट कहते हैं। आप जिस काम में हाथ डालेंगे सफल हो जाएंगे अगर ये उभरा है। यही माउंट अगर चपटा है, एकदम पिचका हुआ है, तो आप बहुत स्ट्रगल करेंगे लाइफ में, क्योंकि ये गुरु का है और जुपिटर ये डिसाइड करता है कि आपकी सफलता कितनी बड़ी होगी और कितनी जल्दी मिलेगी आपको। इसी जुपिटर माउंट पे अगर आपके फिश साइन बन जाए, मछली साइन बन जाए, ये इंसान लक्ष्मीवान है, इसको पैसा मिलेगा, इसको घर के सपोर्ट भी मिलेगा और ये जीवन में कम मेहनत में आगे बढ़ जाएगा, लकी आदमी है। इसी माउंट पे अगर आपको देखे त्रिशूल मिल गया है तब तो ये अच्छे कनेक्शंस वाला व्यक्ति होगा, राजनीतिक भी हो सकता है, बहुत बड़ा व्यापारी हो सकता है। तो जुपिटर माउंट इज़ वेरी नेसेसरी इन योर पाम। अब इसमें अगर जिनका चपटा है परेशान हो जाएंगे। अब क्या होगा, आप इसमें रोज़ सुबह उठकर हल्दी लगाएं, ठीक है। हल्दी भी जुपिटर की एक चीज़ होती है, ये इसका एक उपाय है इस माउंट को ठीक करने का। या जुपिटर की और भी रेमेडीज़ होती हैं, केले पे जल, हल्दी का जल चढ़ाना, गुरु का मंत्र जाप करना। ज्योतिष में कहा जाता है कि गुरु बचाएं तो कौन गिराए, ठीक है। अगर आपका जुपिटर आपके साथ आ गया, राहु केतु शनि कितने भी आपके पीछे पड़ जाएं, गुरु के सामने कोई नहीं टिक पाता। और शनि के लिए कहा जाता है शनि गिराएं तो कौन बचाए। तो शनि अगर मारने पे आ जाए आपको तो फिर कोई बचा भी नहीं सकता है। इसीलिए जो आपके पाम का ये वाला मिडिल फिंगर है, मध्यमा उंगली है, इसके नीचे का जो माउंट है ये बताता है कि आप कितने बड़े व्यापारी बनेंगे। अब व्यापार करना आसान काम नहीं है, हर दिन स्ट्रगल होता है, हर दिन लोग गिरते हैं, हर दिन बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। अगर ये माउंट पिचका हुआ है तो आप हार जाओगे, आप सैड हो जाओगे, आपको लगेगा छोड़ो यार मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर ये माउंट स्ट्रांग है, यहाँ पे त्रिशूल बना हुआ है, यहाँ पे फिश का शाइन बना हुआ है या स्टार बना हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति गिरता है, पड़ता है, पर फिर बाउंस बैक करता है, फिर वापस आता है कि एक बार और खेलेंगे, और वो व्यक्ति राजयोग बना लेता है अपने लिए। ओके। राजयोग क्या होता है? राजयोग बड़ी दर्दनाक चीज़ है दोस्त। हमें लगता है राजयोग का मतलब अप्सराएं हमें अंगूर खिला रही हैं, ठीक है, वही हमारा राजयोग है। पर क्या तुम्हारी औकात है राजयोग पाने की? एक राजा का जीवन आसान होता है क्या? नहीं होता। एक राजा का जीवन जितना कठिन होता है, वो जितने सेक्रीफाइसेस करता है, वो जितनी कड़ी मेहनत से अपने आप को बनाता है, क्या वो औकात है आपकी? पूछना अपने आप से सवाल, फिर ये सवाल करना कि राजयोग है कि नहीं है। इंसान अपने राजयोग खुद बनाते हैं। राजयोग बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। लोगों के पास बहुत अच्छी हेल्थ है, वो उसे राजयोग नहीं समझ रहे। लोगों के पास बहुत अच्छी फैमिली है, परिवार है, सपोर्ट करने वाले दोस्त हैं, वो उसे राजयोग नहीं समझ रहे। राजयोग पैसा होगा, 4-5 दासी होंगे, दास होंगे, घूम रहे होंगे आसपास, उसे वो राजयोग समझ रहे हैं। अरे राजयोग एक तरह का थोड़े होता है, राजयोग कई तरह के होते हैं। जैसे कि अगर डेट ऑफ बर्थ से बात करें, आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक भाग्यांक को मिलाकर अगर 4, 5, 6 आ जाता है, ये राजयोग बता रहा है कि आपको लाइफ में सपोर्टिव लोग मिलेंगे, अच्छे पेरेंट्स मिलेंगे जो सपोर्ट करेंगे, अच्छे दोस्त मिलेंगे, अच्छे स्पाउस मिलेगा आपको, अच्छे टीचर मेंटोर मिलेंगे। अब इससे बड़ा राजयोग है कि नहीं है? अगर आपको जीवन में किसी का साथ मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, तो जो लड़ाई है, जंग है जीवन की, वो आसान हो जाती है। वहीं पे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 951 है, ये राजयोग होता है सेल्फ मेड लोगों का। आप देखोगे कि जो दुनिया के टॉप 100 रिचेस्ट लोग हैं उनमें मिलेगा आपको ये 951 का कॉम्बिनेशन उनकी डेट ऑफ बर्थ में, मूलांक भाग्यांक मिलाकर। ये राजयोग क्या बताता है? ये राजयोग बहुत पटकता है। 28 की उम्र तक आपको बार बार लाके जीरो कर देगा। खूब चीज़ें बनाओगे अपनी मेहनत से, पर फिर जीरो हो जाओगे। पर राजयोग क्यों है फिर ये? जब ये जीरो कर रहा है, हारोगे नहीं, बैठोगे नहीं, कहोगे एक बार और लड़ेंगे, एक बार और खेलेंगे। और इसलिए 951 का राजयोग इंसान अपने दम से, अपने बलबूते से अपने जीवन बनाता है। 32-34 की उम्र के बाद ये जीवन में सफल होता है। और जब ये सफल होता है तो लोग कहते हैं यार सफलता हो तो ऐसी। ऐसे ही एक राजयोग है 816 का। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 816 आ जाता है, इसे बोलते हैं लग्जरी का राजयोग। इसमें इन लोगों को मेटलिस्टिक चीज़ें आराम से मिल जाती हैं, अच्छी गाड़ी, बंगला, अच्छी वाइफ, अच्छे सुंदर हस्बैंड, ये बड़े इजीली मिल जाता है इन लोगों को, अच्छे कपड़े इजीली मिल जाते हैं। तो ये इस तरह का राजयोग है। तो राजयोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। कुछ लोगों के पास होता है 258,
तो 258 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मूलांक भाग्यांक मिलाकर है तो ये है प्रॉपर्टी का राजयोग। ऐसे लोग यूजुअली ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहते, उसके ऊपर रहते हैं यूजुअली, हर केस में ज़रूरी नहीं है सच हो। और ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, आज नहीं तो कल ही अपना घर ज़रूर बनाएंगे, या फिर विरासत में इनहेरिटेंस में इनको अपना बना बनाया घर मिल जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ से आप ऐसे राजयोग देख सकते हो। पामिस्ट्री से भी राजयोग आपका देखा जाता है। पामिस्ट्री में आपकी फॉर्चून लाइन राजयोग बताती है। फॉर्चून लाइन यहाँ से निकलती है चंद्रमा के पर्वत से और वो सीधे आकर आपकी हार्ट लाइन को टच करती है। अगर ये है तो आपके पास अपने परिवार की वजह से, दादा नाना की वजह से आपका राजयोग एक्टिवेट होगा। दूसरा साइन है, अगर आपकी भाग्य रेखा यहाँ से निकल रही है और वो दो मुही हो जा रही है तो करियर बदलने के बाद राजयोग मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, करियर बदलने के बाद आपको राजयोग मिलेगा। अगर उसी करियर में रह जाओगे तो राजयोग नहीं मिलेगा। और होता है इसमें, अगर आपकी यहाँ से ये बुध रेखा है, ये सीधे निकल के बुध पर्वत पे जा रही, बीच में टूटी नहीं है, तो व्यापार करने से राजयोग मिलेगा। तो राजयोग कहाँ से मिल रहा है ये भी जानना जरूरी है। राजयोग है उसका डंका बजाने से कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा कि वो राजयोग कहाँ है। ज्योतिष में जब हम बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं बहुत राजयोग है हमारी कुंडली में, पर आज तक हम फकीर की जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका राजयोग तब एक्टिवेट हो रहा है जब आप 80 साल के हो गए। ओके, बैठे रहो राजयोग का योग लेकर। आपका राजयोग तब एक्टिवेट हो रहा है जब आप 110 साल के हो गए। ज्योतिष 120 साल की साइकिल होती है, ठीक है। बैठे रहो ऐसा राजयोग लेके। आपका राजयोग कुंडली में लिखा है तब एक्टिवेट होगा जब आप विदेश जाओगे। आप यहीं अपने घर में बैठे रह गए तो राजयोग का टाइम आएगा और चला जाएगा। सो इसीलिए यहीं पे तो ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान और अंक ज्योतिष काम आते हैं, जो आपको गाइड करते हैं कि राजयोग भैया है कहाँ से है। कईयों का शादी के बाद होता है, विवाह के बाद राजयोग होता है। कई लोग विवाह के बाद फेल भी हो जाते हैं, उनका दुर्भाग्य योग शुरू हो जाता है विवाह के बाद। तो ज्योतिष कहाँ पे काम आ रहा है? यहीं पे आपको गाइड करने के काम आ रहा है, ठीक है। मन में खुशी नहीं, ये भी एक इग्नोरेंस है ना। इग्नोरेंस इज अ ब्लिस, ठीक है। आप जब तक इग्नोरेंट बने रहते हो तो आपको लगता है कि हम बड़े ब्लिसफुल सिचुएशन में हैं। नहीं, ज्योतिष का सहारा लीजिए, अंक ज्योतिष का सहारा लीजिए और अपने आप को गाइड करिए कि मैं जॉब में करूं या बिजनेस करूं, मैं घर के पास करूं या घर के बाहर करूं। कई लोग एक बिजनेस में जीवन भर रह गए, जैसे बिजनेस उन्होंने चेंज किया तो उनका राजयोग हो गया। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे अपने बेटे को लेकर, उन्होंने, उनका करोड़ों अरबों का बिजनेस है उनका, महाराष्ट्र में वाइन का उनका चलता है। कह रहे थे 40 साल हो गए मुझे व्यापार करते हुए, आज तक व्यापार में कोई दिक्कत नहीं आई। जब से इस बेटे को मैंने मालिक बनाया है तब से सारे व्यापार मेरे डूब रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेटे के ज्योतिष में ये था कि ये जो बिजनेस करेगा डुबो देगा। अच्छा। तो जैसे वो मालिक बना, अब बिजनेस उसका हो गया तो बिजनेस डूबने लग गया। ओके। तो इसका उपाय क्या हुआ? मैंने उनको कहा कि इसको मालिक मत बनाओ, इसे कर्मचारी बनाओ, एम्प्लॉय बनाओ, सीईओ बना दो पर सैलरी दो। जैसे उन्होंने किया ये चीज़ फिक्स हो गई उनकी। फिर से अब पापा ओनर हैं, बेटा उनका एम्प्लॉय है। और जैसे बेटा फंक्शन कर रहा था वैसे आज भी फंक्शन कर रहा है, बट टेक्निकलिटी चेंज हो गई। इस तरह से भी राजयोग वगैरह फलित होते हैं। ओके सर, आपने नंबर्स की बात की, मूल्यांक की बात की। मैं न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट पढ़ रहा था जो आपने बनाई, फॉर्च्यून रिपोर्ट। शायद कुछ साल लगे आपको ये बनाने के लिए, बहुत रिसर्च। फॉर्च्यून रिपोर्ट मेरे दिल के बड़ी करीब रिपोर्ट है क्योंकि अंक ज्योतिष से मेरा सबसे पहला नाता मेरा अंक ज्योतिष से हुआ था। और फिर मैंने इस पर रिसर्च करी कि एक ऐसी रिपोर्ट क्रिएट करते हैं जिसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ पता चल जाए, अपने बारे में पता चल जाए, अपनी डेस्टिनी के बारे में पता चल जाए, आपके किन लोगों के साथ रिलेशनशिप बनेंगे, किन के साथ नहीं बनेंगे, अपने बिजनेस पता चल जाए, अपनी जॉब, किस करियर के लिए आप बने हो, आपका मूलांक, आपका भाग्यांक, ये तो सारी चीज़ें, इवन प्रेडिक्शन भी हमने इसमें इंक्लूड करी है, सक्सेस नंबर, चैलेंज नंबर सब इंक्लूड किया है इसमें। तो ये फॉर्च्यून रिपोर्ट है, यही मैंने हर गेस्ट को भेजता हूँ जो हमारे साथ आते हैं। और अभी एक्यूरेसी इसकी काफ़ी अच्छी है, लोगों ने रिपोर्ट किया 90% प्लस इसकी एक्यूरेसी जा रही है। सो ज़रूर ये अंक ज्योतिष की रिपोर्ट है, बहुत एक्यूरेट रिपोर्ट है, वन ऑफ इट्स काइंड है। मेरे स्टूडेंट ने 2 साल लग के बनाया है और अब हम इसको लॉन्च किया। अभी इंग्लिश में लॉन्च हुई, कुछ ही दिनों में हिंदी में भी आ जाएगी। ओके। मैंने पढ़ी, काफ़ी एक्यूरेट लगी मुझे। इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं बिफोर हम वापस से पामिस्ट्री पे आए। उसके पहले नंबर्स के बारे में मुझे और जानना है। और इनफैक्ट उसके भी पहले राजयोग के बारे में आपने एक चीज़ कही कि कुछ लोग होते हैं जिनके भाग्य में शायद 110 साल की उम्र में राजयोग लिखा हो, बट उसके पहले ही उनकी डेथ हो जाए तो यही तो है। ज्योतिष में बहुत सारे प्रोमिसेस कुंडली आपसे करेगी कि ये होगा, वो होगा, ये होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कब होगा। ओके। तो दशा चक्र ज्योतिष जिसे हम कहते हैं, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, यहाँ पर ये दशा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या आपकी लाइफ में वो टाइम आएगा भी। मैं बड़े छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लोग शनि की 7.5 से बहुत घबराते हैं। एक 4 साल के बच्चे की 7.5 आ जाए और एक 25 साल की आ जाए, किसके लिए डर लगेगा आपको? 25 साल के लिए इसलिए डर लगेगा आपको क्योंकि उसे अभी अपना करियर बनाना है, अभी उसे शादी करनी है, उसे सेटल होना है। 4 साल वाला बच्चा लॉलीपॉप चूस रहा है, ठीक है, उसे क्या ही डर।
जब तक आपके पास अपनी विल नहीं है कि मैं कोई फैसला ले सकता हूं, तब तक आपको ज्योतिष परेशान नहीं कर सकता। इसलिए संत साधुओं को परेशान नहीं करता, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा अपनी विल पे कंट्रोल किया है। बच्चों के पास भी अपनी फ्री विल नहीं होती है कि आज जा रहे हैं, आज पिंकी के साथ घूम के आएंगे डेट पे। 4 साल का बच्चा नहीं कर सकता, मम्मी 2 थप्पड़ मारेंगे घर में आ जाएगा वो, ठीक है। इसीलिए उसकी 7.5 आके चली भी जाएगी, मे भी उसे हेल्थ वाइज प्रॉब्लम दे दे और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं देगी, ठीक है। सो अब ये क्या है, ये अब उस बच्चे के लिए लकी है, क्योंकि अब वो 4 साल में निपट लिया, अब उसके बहुत बाद में आएगी 7.5। आपकी दशा कब आ रही है, कब वो फलित होने वाली दशा आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याज रोग लेके बैठे रहोगे, अच्छे अच्छे योग लेकर बैठे रहेंगे आप, और वो फलित नहीं होंगे। क्या पता आपकी उम्र कभी आए ना, क्या पता उस वक्त आए जब आपकी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत बड़े व्यापारी बनेंगे, बहुत बिजनेस आपका है, लेकिन जब आप 12 साल के होंगे तब, ठीक है। कोई फायदा है इसका? नहीं है फायदा। अब यही चीज़ 28 से 35 की उम्र में आए तो देखो कितना इंसान को दे देती है। तो ये समझना पड़ता है ज्योतिष के अंदर कि आपकी दशा आपके फेवर में आ भी रही है या नहीं आ रही है। कई सारे लोग यही नहीं समझ पाते, वो योग है योग है योग है का डंका पीटते रहते हैं, पर वो योग कब है, कब होगी वो चीज़ फलित, ये नहीं बता पाते। ओके, सो ये इनफैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोग बहुत सी बार बोलते हैं कि राजयोग है पर कुछ हो नहीं रहा, और उसके लिए जो आपने अभी चीज़ कही, ये शायद लोगों को पता नहीं है कि वो एक उम्र है, उसमें भी एक आपके एक सर्टेन पॉइंट पे आपको मिलेगा, या शायद एक सर्टेन जगह पे जाके मिलेगा। करेक्ट। तो बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकती है। यस। कमिंग टू नंबर्स अगेन सर, पिछली बार आपने मुझे 7 का महत्व बताया था। मैं चाहता हूँ कि इस बार आप कुछ और नंबर्स के बारे में भी बताइए, क्योंकि बहुत कमेंट्स है कि 7 ही क्यों, आपने कि कोई और नंबर क्यों नहीं पूछा। तो अब जो दूसरे नंबर्स है सर, उनके लिए भी कुछ बता दीजिए। लंबा हो जाएगा आपका पॉडकास्ट। देखिए, मैं आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में करेंगे इसको। आपका मूलांक आपके व्यक्तित्व को बताता है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका मूलांक होता है जब आप अपनी पर्सनालिटी असेसमेंट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी महीने की 1/10/1928 को पैदा हुए हैं, आपके पास सूर्य का अंक है, सूर्य राजा है, आप किंग हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप सफल नहीं हुए एक नंबर लेके, तो लानत है आपके ऊपर कि आपने इस अंक को बेकार कर दिया। आप जितने भी ग्रेटेस्ट लोगों को देखेंगे, एलन मस्क, बिल गेट्स, अंबानी और रतन टाटा, ये नंबर 1 के रूल हैं, अपनी फील्ड में नंबर 1 है। ये व्यक्ति बहुत इमोशनल, बहुत भावुक होता है, पर ये आपके सामने रोएगा नहीं, क्योंकि राजा रोते हुए अच्छे नहीं लगते। ये व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन के साथ बॉर्न होता है। ये व्यक्ति तभी फेल होगा जब ये पंक्चुअल नहीं है। ये व्यक्ति तभी सैड होगा जब इसने 1 साल में कोई अचीवमेंट नहीं करी है। तो इनके लिए जो फ्यूल होता है ना गाड़ी का, कि पेट्रोल में टंकी में क्या डाले, वो इनकी अचीवमेंट, छोटी छोटी अचीवमेंट्स इनका मॉरल बूस्ट कर देती हैं। ऐसे लोग निडर होते हैं, अपने प्यार के लिए और अपने काम के लिए डरते नहीं हैं, बेबाक होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ये इनका नेचर है। इनको बस इतना समझना चाहिए, ये प्रोटेक्टर हैं। इनकी छत्र छाया में जो जो आएगा उसको ये प्रोटेक्ट करेंगे, और जो इनके खिलाफ खड़ा होगा उसका गला काटेंगे। राजा सीधे तलवार निकालता है, वो नहीं सोचता। तो ये है नंबर 1। तो इनकी रेमेडी सबसे बड़ी यही है कि बी पंक्चुअल। सूर्य पंक्चुअल है, आप भी पंक्चुअल बने, सूर्य को जल चढ़ाएं, ये आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है। अंक 2 की अगर बात करें तो ये इमोशनल व्यक्ति माने जाते हैं, सेंसिटिव बोलते हैं लोग इनको, पर मैं कहता हूँ इमोशन मतलब इमोशन, एनर्जी इन मोशन। इनके पास इमोशन की बहुत बड़ी एनर्जी है। अब इनके ऊपर है कि वो उसे बर्बाद करना है कि अपने यूज़ में लेना है। हिटलर नंबर 2, उसने इतना बड़ा इमोशन बनाया कि आर्यंस खिलाफ हैं, ज्यूज़ हमारा, आर्यंस हैं हम प्योर ब्लड हैं, ज्यूज़ हमारे खिलाफ हैं, सबको मार दो। एक इमोशन इतना भारी हो गया। हर्षद मेहता को आप देखोगे, एक इमोशन इतना भारी हो गया कि मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है, सबसे रिच आदमी बनना है, नंबर 2 है। शाहरुख खान, मुझे किंग ऑफ द बॉलीवुड बनना है, एक इमोशन। ओशो को देखो आप, नंबर 11 है। नंबर 11 मास्टर नंबर भी होता है, पर ये नंबर 2 का ही है। एक इमोशन की मुझे सबसे ज़्यादा ज्ञानवान आदमी बनना है। इमोशन पकड़ लिया अगर ना नंबर 2 वालों ने, तो फिर इनके आगे कोई है नहीं, बहुत स्ट्रांग नंबर बनेगा। अब इमोशन को मैं ऐसे समझाऊं कि आपको अपनी माता को बचाना है, एक आग लग गई आपके घर में, सोचोगे क्या कुछ? घुस जाओगे भाई, जल जाए चाहे जो हो जाए। ये इमोशन, इतना तगड़ा इमोशन, जब आप कुछ नहीं देख रहे हो, ये नंबर 2 ही कर सकता है और कोई नहीं कर। बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, बहुत प्यारे व्यक्ति होते हैं, विनम्र होते हैं। इनके पास ना आप देखोगे फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत होगी, ठीक है। अगर लड़के हैं तो भी, लड़की हैं तो भी, क्योंकि आजकल की दुनिया में लोगों ने सुनना बंद कर दिया है। नंबर 2 सुनता है, और इस वजह से ये बहुत बड़ी क्वालिटी है इनकी, इस वजह से लोग इनके पास रहते हैं। ये एक बॉर्न हीलर है, ये हील करना जानते हैं लोगों को। कुछ नहीं करेंगे, आपके साथ बैठे रहेंगे और आपको हील कर देंगे आपकी बातें सुनकर। ये नंबर 2 है। अगर 3 की बात करें तो आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख हुआ है, तो आप मूलांक 3 वाले हैं। ये खड़े खड़े इंसान को बेच दें, ठीक है। ये इतने बड़े सेल्समैन होते हैं। ओके। इनको ज्ञान की बुद्धिमत्ता बाय डिफ़ॉल्ट बचपन से मिलती है, और ये वही व्यक्ति हैं जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं।
ये वही व्यक्ति हैं जो सबका पॉडकास्ट देख के अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, भले ही एक डेवलपर हो या आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, पर ये अपने नॉलेज पे बाय डिफ़ॉल्ट काम करते हैं। बहरूपीय होते हैं ऐसे लोग। ये लोग इतने डिफरेंट पर्सनालिटी क्रिएट कर लेते हैं, स्कूल वालों के सामने अलग, कॉलेज के सामने अलग, अपने भाई के सामने अलग और बंद कमरे में अलग, वाइफ के सामने अलग, माता पिता के सामने, ये इतने बड़े बहरूपीय होते हैं। अब यही इनकी सबसे बड़ी टैलेंट भी है, टैलेंट ऑफ एडेप्टेबिलिटी। इनको सच में शायद कोई समझ नहीं पाया है, इसी वजह से नंबर 3 वाले लोग अक्सर अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि जो ट्रू नंबर 3 है ना, इसको ज़्यादा जल्दी कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि ये दिखाता ही नहीं है जी। आप कभी इनके स्कूल वाले फ्रेंड और कलीग को साथ खड़ा कर दो, आप कहेंगे यार ये वो आदमी नहीं है यार जो हम जानते थे, जैसे ये कोई और है। स्कूल वालों के सामने बिल्कुल लफंडर बना घूम रहा, कलीग्स के सामने एकदम स्मार्ट आदमी, गुरु बना घूम रहा। ज्ञान का शौक होता है, इसलिए ज्ञान देने वाले होते हैं, इसलिए ये लोग अक्सर कुछ सिखाते हुए, कुछ ज्ञान देते हुए मिल जाएंगे लोगों को। नंबर 3 वर्कोहॉलिक होता है। नंबर 3 को नींद बहुत पसंद होती है। नंबर 3 डिसिप्लिन नंबर भी होता है, और 21st सेंचुरी चल रही, इसमें इनका डंका चल रहा है। अडानी जी देखो, जेफ बेजोस देखो, ये नंबर 3 वाले लोग हैं, ये शाइन कर रहे हैं। तो वेरी पावरफुल नंबर इस सेंचुरी में तो है ये जी। अब बात करें अगर नंबर 4 की, तो जिनका भी जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 को या फिर 31 को हुआ है, ये राहु के से रूल होते हैं। राहु इज़ द मिस्टीरियस पर्सन। परछाई है ना, परछाई देख के आप नहीं बताओगे कि मोटा है, काला है, पतला है, नहीं बता पाओगे। इसीलिए इनका भी जो ट्रू नेचर है, ओरिजिनल नेचर है, वो कोई नहीं बता सकता। राहु के पास सिर्फ हेड होता है, इसलिए ओरिजिनल थिंकर होते हैं, यूनिक थिंकर होते हैं। इनकी जो सोच है, ये अभी तक जनता पहुंच नहीं पाई है वहाँ तक, इनके घर वाले नहीं पहुंच पाए, इनके दोस्त यार नहीं पहुंच पाए हैं, इसीलिए ये लोनर हो जाते हैं। 25 साल के बाद ये अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि इनकी सोच कोई मैच नहीं कर पाता है। और राहु की एक ही चाहत थी, अमृत पीना है, और उसे अमृत नहीं मिला था, इसीलिए नंबर 4 का मास्टर प्लान फेल हो जाता है। ये जो भी मास्टर प्लान लेकर चलते हैं लाइफ में कि ये करेंगे, इस व्यक्ति से शादी करेंगे, या ये चीज़ क्रैक करेंगे, वो नहीं होता, होता कुछ और है। ठीक है, तो ये राहु के साथ एक कर्स है जो कि अटैच है। मल्टीपल प्लान्स लेके चलना चाहिए ऐसे लोगों को? इनको प्लान्स बनाने नहीं चाहिए। अच्छा। इनको गोल लेके चलना चाहिए कि मुझे भाई मेरा ये हफ्ते का गोल है, मेरा महीने का गोल है, मुझे ये काम करना है। इनके प्लान्स वर्कआउट नहीं होते। और एक चीज़ और नहीं वर्कआउट होती इनके साथ, और वो ये है कि दे आर द थिंकर। ये थिंक टैंक है, ये सोच बहुत अच्छा सकते हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूटर नहीं है। हाथ पैर है ही नहीं तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। जो भी राहु वाला व्यक्ति मेहनत के काम में लग गया, वो कभी सफल नहीं होगा, और जो राहु वाला व्यक्ति दिमाग के काम में लग गया, उसे सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये डिफरेंस जिस दिन ये समझ जाएंगे, जिस दिन ये सिस्टम बैठा लेंगे, उस दिन मजा आ जाएगा इनको। राइट। अब राहु वाले व्यक्ति क्या करें, स्पेशली फीमेल्स जो होती है, नंबर 4 से रूल होती हैं, इनको धोखे बहुत मिलते हैं। खास तौर पे जो फीमेल 22 तारीख को, 4 तारीख को पैदा हुई हैं। 13 नंबर तो अपने आप में ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज लेकर आता है रिलेशनशिप के मामले में। धोखे इन द सेंस, नंबर 4 की फीमेल क्या सोचेगी कि यार दोस्तों से तो ऐसे ही बात की जाती है ना, खुल के, हंस के, बिल्कुल फ्रीली होकर, बट इनके दोस्त क्या कहेंगे, लाइन मार रही मेरे ऊपर। ठीक है, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिसकम्युनिकेशन है, ये नंबर 4 के साथ जुड़ा रहता है। ये समझाना कुछ चाहते हैं, सामने वाला समझता कुछ और है। अब इनको कभी ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि राहु ही इल्यूजन है, भ्रम है। इनको ये चीज़ पता ही नहीं चलेगी कि मेरे साथ ये कम्युनिकेशन में गड़बड़ी है, लोग मुझे गलत ले रहे हैं। जब इनके दोस्त इनको प्रपोज करने लग जाएंगे, तब इनको पता चलेगा, अरे यार ये तो गलत सोच के बैठा था इतने दिनों से। तो फिर क्या होगा, तुम तो हिंट दे रही थी मुझे, पर तुमने ऐसा किया, तो अब दोस्ती टूट गई, रिश्ता भी नहीं बचा। तो ये भी राहु वालों के साथ होता है। अब बात करें अगर मूलांक 5 की, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 5 होता है। अब मूलांक 5 वाला व्यक्ति बहुत फास्ट इसका ब्रेन वर्क करता है। इसका ब्रेन, क्योंकि मरकुरी है ना, स्पीड में घूमता है, इसको चेंजेस बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि मरकुरी हर 2-3 साल में 2-3 बार रेट्रोगेट हो जाता है, वक्री उल्टा चलता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, फिर भी परेशान होंगे कि यार नया कुछ नहीं हो रहा है। तो चेंज जब तक इनकी लाइफ में होता रहेगा, दे आर द हैप्पी वंस। चेंज जब होना बंद हो जाएगा, तो ये अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड और परेशान हो जाएंगे। नंबर 5 वाले कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे ना, ये अपने कंट्रोल करने का सेंस खो देते हैं। खाने पे कंट्रोल नहीं, कपड़े पहनने का कंट्रोल नहीं। इस वजह से ना क्या होता है, इनको पेट की बीमारी जल्दी पकड़ती, गले की बीमारी जल्दी पकड़ लेती है, पेट में स्टमक गैस, एसिडिटी जल्दी पकड़ लेता है, क्योंकि इन्होंने सेंस इनका खो जाता है, दिमाग इतना फास्ट रन करता है। 35 साल की उम्र के बाद नंबर 5 वाला व्यक्ति सुकून की तलाश करता है, क्योंकि यही दिमाग जिसने उसको एक अच्छा व्यापारी, बिजनेस स्किल बनाया, सब कुछ बनाया, अब यही दिमाग चुप नहीं हो रहा है, तो ये बून उनके लिए कर्ज साबित होने लग जाता है। नंबर 5 वाले व्यक्ति फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। ओके। इनकी बीबी इनसे कहेगी कि बेबी अलग रहना है परिवार के, बेबी छोड़ देंगे। फैमिली फर्स्ट, परिवार इनके लिए पहला है। और परिवार, पैसा कमाना जानते, खर्च करना नहीं जानते। खर्च करेंगे तो फैमिली पे करेंगे, ये नंबर 5 का नेचर है।
स्वीट स्पीकिंग होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बचपन में भी बचपन का एहसास करना जानते हैं, चार्मिंग पर्सनालिटी होती है, कई लोग गोल मटोल भी मिल जाएंगे आपको नंबर 5, कई लोग, सब नहीं। और नंबर 5 इस तरह से बड़ा बखूब नंबर, इसे बैलेंस का नंबर भी कहा जाता है। और नंबर 5 की तो रेमेडीज़ बताई जाती हैं अंक ज्योतिष में कि आप अपने इस नंबर को अपने जीवन में लेकर आएँ, क्योंकि जितने भी राजयोग मैंने आपको बताए 4, 5, 6, 2, 5, 8 5 कॉमन है, 9, 5, 1 5 कॉमन है, तो 5 राजयोग इस्टेब्लिश कर रहा है बिकॉज ये मनी फ्लो का नंबर है। ओके। सो ये नंबर 5 की कहानी है। नंबर 6 की अगर बात करें तो नंबर 6 यानी कि आप किसी भी महीने की 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को पैदा हुए हैं तो आप शुक्र से रूल हो रही है। शुक्राचार्य का अंक है, ये भी एक गुरु हैं, पर किसके? असुरों के, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। राजा बलि का साथ दिया था शुक्राचार्य ने, भगवान विष्णु को भिखारी बना के आंगन में खड़ा कर दिया था। तो जब शुक्राचार्य किसी का साथ देता है, नंबर 6 किसी का साथ देता है, किसी भी हद तक ये व्यक्ति जा सकता है। ये नहीं सोचता उसके बाद कि मेरा क्या होगा, ये खुद का सेक्रीफाइस कर देगा। आप नंबर 6 वालों को देखिएगा, दे गेट डिसअपॉइंटेड बाई हेल्पिंग अदर्स। ओके। और अभी सुनने के बाद ऐसा नहीं छोड़ देंगे या फिर डिसअपॉइंट होंगे कल ही जाकर। ठीक है, तो ये नंबर 6 वालों की फितरत है, नेचर है उनका, दूसरों की मदद करना। दिस इज़ अ इनसिक्योर नंबर फॉर फैमिली। इन ये अपने स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए इनसिक्योर रहते हैं, उनकी चिंता करते हैं कि उनको लगता है कि मैं हूँ जब तक, तब तक मैं इनको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मेरे अलावा इनको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये नंबर 6 व्यक्ति है। नंबर 6 लग्जरी का अंक है, तो चमकना, सुंदर रहना, ये सब तो इनको पसंद ही होता है। अगर नंबर 6 वाला व्यक्ति गंदा दिख रहा है आपको तो बहुत गलत कर रहा है वो, उसको सुधर जाना चाहिए। अदरवाइज ये नंबर क्योंकि देखो शुक्र नहीं है तो वैभव नहीं है, और वैभव अगर जीवन से चला गया तो क्या करोगे यार, है ना। तो वैभव बहुत जरूरी। शुक्र ही आपकी वाणी का लहजा है। आप देखोगे अमीर लोग बड़े अदब से बात करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, गाली गलौज नहीं देते। अभी मेरी गाड़ी ठुक गई थी, BMW ठोक दी थी मैंने, ठीक है, गलती से हो गया था, बड़ी अदब से उसने बात करी मेरे साथ। ठीक है, अरे ब्रदर ठीक से चलाया करो, ये वो, फालतू पैसा भी मांगा उसने। ठीक है, पर कितनी अदब से बात करी। लेकिन अभी यहीं पे जिसका शुक्र कमज़ोर है वो व्यक्ति गाली गलौज पे उतर आएगा। तो आपकी वाणी भी आपके शुक्र को बताती है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। तो नंबर 6 इस तरह का नंबर है, इस तरह की इसकी पर्सनालिटी होती है। आगे बढ़े, अगर बात करें अंक 7 की, अंक 7 हमारा स्पिरिचुअल अंक है। राइट। आप किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 को या 25 को पैदा हुए हैं तो आप अंक 7 से रूल हो रहे हैं। क्यूरियोसिटी, कन्फ्यूज़न इनका साथी है। ये वो देखते हैं जो जनता नहीं देख पाती, दुनिया नहीं देख पाती। आप धोनी जी को देख लीजिए, धोनी रिव्यू सिस्टम, वो देखते हैं जो आम जनता नहीं देख पा रही है। ये कन्फ्यूज नंबर है, कन्फ्यूज़ रहता है जब तक इसने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया। ये इंट्रोस्पेक्शन और रिसर्च का भी नंबर है। ये बहुत क्यूरियस है। नंबर 7 वाले लोगों को देखो कि सवाल इस तरह के पूछेंगे कि बड़ों पैर क्यों छूने चाहिए, शादी के बाद लड़कियां ही क्यों घर जाती हैं, इस तरह का अंक है। अंक 7 वाला व्यक्ति अगर ध्यान में उतर जाए तो इससे ज़्यादा पावरफुल नंबर कोई बन ही नहीं सकता। कहते हैं ना लकी नंबर 7। आमतौर पे अगर आप कहोगे ना किसी से कि 1 से लेकर 10 तक कोई नंबर चूज करो तो इंसान बाय डिफॉल्ट पता नहीं क्यों 7 चूज करते हैं। करेक्ट, हाँ। ठीक है, सो इसको लकी नंबर भी माना जाता है। मेरी गाड़ी का नंबर भी आप देख रहे हो 7 है। ठीक है, तो इस तरह से अंक 7 को क्या करना है, अपनी कन्फ्यूज़न से दूर होकर क्लैरिटी पे जाना है। इनको अमूमन ज्योतिष का, अकल्ट का सब्जेक्ट पसंद आता है, उसमें करियर भी बना सकते हैं, या फिर किसी भी तरह का रिसर्च सब्जेक्ट इनको बहुत पसंद आता है जिसमें थोड़ी डीप बात हो, विजडम की बात हो, फिलॉसफी बहुत पसंद होती है इन लोगों को। तो इनको इस तरह से ही बनना चाहिए, ये इनका प्राइमरी नेचर है। अब बात करें अगर शनि जी की, यानी अगर आप किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को पैदा हुए हो, दिस इज़ अ टफ नंबर। ये थोड़ा सा कठिन अंक है और ये आपको मिला है तो यानी कि आपको चैलेंजेस लाइफ में आएंगे। चीज़ें एक बार में नहीं मिलेंगी, मल्टीपल टाइम्स ट्राई करना पड़ेगा। आपके आसपास वाले लोगों के काम जल्दी बनेंगे, आपके धीरे धीरे बनेंगे। नंबर 8 वाले व्यक्ति फाइनेंशियल नॉलेज में अच्छे होते हैं, पैसे लगाना कहाँ है, बचाना क्या है, बहुत जल्दी लोगों पर ट्रस्ट नहीं करते। पैसों की अगर किसी अंक ने सच में कदर की है ना तो 8 वाले ने ही की है। उसे पता है मेहनत से पैसा आता है, इसलिए वो उसकी कदर करता है। अंक 8 वाला व्यक्ति आपको मल्टी टैलेंटेड मिलेगा और बहुत विनम्र मिलेगा। अमूमन 25 के साथ बहुत विनम्र मिले। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया के लोगों के बहुत रंग देख लिए। तो अब ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कष्ट हो। तो अंक 8 वाला व्यक्ति आपको विनम्र मिलेगा, हम्बल मिलेगा। इनके जीवन में हाँ मानता हूँ चीज़ें डिले होती हैं, बहुत डिले हो जाती है, कई बार उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, तब जाके वो पूरा हो रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में भी इनको लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है। क्योंकि भले शनि 29 साल लेता है एक चक्कर लगाने पे, पर पहुंचता ज़रूर है जहाँ से उसने शुरू किया है। तो जब इनकी भी सफलता आती है, इसे वेल्थ का अंक कहते हैं। नंबर 5 मनी का है, ये वेल्थ का है। तो वेल्थ बड़ी की मनी, वेल्थ बड़ी, तो ये वेल्दी नंबर है। ये वेल्थ यही दे सकता है आपको। शनि इज़ मनी, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था। इस तरह से शनि की 7.5 में लोग रिच बनते हैं, कई लोग फ्लॉप भी हो जाते हैं। वही लोग फ्लॉप होंगे जो कि इसके हार्ड वर्क को नहीं समझ रहे। आप इसको ऐसा समझिए, एक स्ट्रिक्ट टीचर है जो सीधे कह देता है कोई भाग्य की बात नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ कर्म की बात होगी।
जो करोगे उसी की रोटी खाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि भाग्य मेहरबान हो जाए आपके ऊपर, तो शनि जी आपके लिए नहीं है। किसी को तो डंडा लेके खड़ा होना पड़ेगा ना 9 ग्रहों में से, तो वो शनि के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ये अंक ऐसा है। 32, 34, 36 तक सफलता मिलती है अगर लगे हुए हैं, नहीं तो लाइफ टाइम ये ऐसे ही रह जाएंगे। इसीलिए इनको यही है, परसिस्टेंस, परसिवरेंस बना के रखें, पेशेंस बना के रखें। आपकी सफलता आएगी, देर से आएगी पर ज़रूर आएगी, और जब आएगी तब सबकी सफलता आपके सामने छोटी हो जाएगी। अब अंत का अंक है नंबर 9, यानी कि आप किसी भी महीने की 9, 18, 27 को पैदा हुए हैं तो आप नंबर 9 से रूल हो रहे हैं। फिटनेस का अंक है, मंगल का अंक है, ऑस्पिशियस नंबर है, और इसे अनप्रिडिक्टेबल नंबर भी बोला जाता है अंक ज्योतिष के अंदर। ऐसे लोग ना, इनके बॉडी में अग्नि तत्व बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए आपको गुस्सैल, एंग्री मिल सकते हैं। इनको स्किन रैशेस, स्किन प्रॉब्लम भी जल्दी हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। कब? जब ये फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो भी मूलांक 9 वाला व्यक्ति अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहा, वो फ्रस्ट्रेटेड मिलेगा लाइफ में, डिसीजन मेकिंग बेकार हो जाएगी। और जो दे रहा है वो बहुत आपको क्लियर मिलेगा। कुछ हो ना हो, इनके मन में एक आशा ज़रूर होती है कि जब भी भगवान मुझे पैसा देगा मैं एनजीओ खोलूँगा, गरीबों को पढ़ाऊँगा, कुछ ऐसा काम करूँगा कि इस दुनिया को एक अच्छी जगह बनाकर जाऊँगा। जब आपके पास मल्टीपल नंबर 9 हो जाते हैं, जैसे आप 1999 में पैदा हुए हैं, सितंबर में पैदा हुए हैं, 3 बार से ज़्यादा 9 आ गया आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तब इनको कहते हैं कि हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। ठीक है, अब तुम्हें मेरी गर्ज है तो तुम आओ मेरे पास, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये एटीट्यूड भी इनका आ जाता है जब मल्टीपल 9 हो जाते हैं। पर सिंगल 9 इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर। ये पावर का अंक है, मंगल का अंक है, सेनापति का अंक है। तो ये ऐसे लोग कमांडिंग नेचर के होते हैं। 100 लोगों को किस तरह से संभालना है, दे नो वेरी वेल। और अपने क्रोध को कई बार ये संभाल नहीं पाते, क्षणिक क्रोधी होते हैं, ज्वालामुखी है ना, ये फट जाता है। मंगल इज अ एंग्री नंबर। मंगल को कभी फोटो देखना, एक छोटा सा आदमी है, 2 तलवारें हैं हाथ में, ठीक है, घोड़े पे चल रहा, मुंह में इसने गुस्सा भरा है कि बस मिलो मैं गला काटूं तुम्हारा। तो इट इज़ अ एंग्री नंबर। बस इन्हें अपने एंगर को एग्रेशन में बदलना है और उसे एम्बिशन बनाना है। तो नंबर 9 ने जिस तरह से बहुत एम्बिशियस मिलेंगे आपको ये लोग। ठीक है, छोटी मोटी बातें ही नहीं करेंगे आपसे। BMW चाहिए 25 की उम्र में चाहिए, बड़ा घर चाहिए 28 तक बना लेना है, इस तरह की बातें करेंगे। अपने पार्टनर को लेके काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, और अपने पार्टनर को लेके बड़े पॉजिटिव भी होते हैं। अपने पार्टनर को किसी भी तरह से अपनी इज्जत मानते हैं ना, कि मेरे पार्टनर मेरी इज्जत है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर कोई हार्म हुआ तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे हार्म हुआ। राइट। कनेक्शंस अच्छे होते हैं इनके पावरफुल लोगों के साथ, और ये खुद भी पावरफुल बनना चाहते हैं। अमूमन आप इनके पास जाओगे, भले ही आपकी मदद ना कर पाएँ, लेकिन आपको ये कोई कनेक्शन पकड़ा देंगे कि ये आपकी मदद करेगा। तो दिस इज़ नंबर 9। थोड़ा लंबा हो गया पर यही है 1 से लेकर 9 मूलांक का। जी सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना ज्ञान दिया लोगों को। एक और जो चीज़ इसी से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगेन नंबर्स की बात है, 2024 का साल, क्योंकि शायद ये एपिसोड 2024 में ही रिलीज़ होगा। अब मैंने कई सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि 2024 का जो साल है वो शनि का साल है। तो इसका क्या मतलब है एग्जैक्ट? आपने देखा 2023 में क्या हुआ? स्पिरिचुअल पॉडकास्ट, एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट इतने सारे होने लग गए, हर कोई ज्योतिष की बातें कर रहा है। लोगों ने तो ज्योतिष पे अपना पॉडकास्ट चैनल बना दिया। क्यों हुआ ऐसा? नंबर 7 का साल था ये। लोगों ने विजडम, डीप, रहस्य, इन सब की बातें करने लग गए। ठीक है, जो चीज़ें लोगों को आमतौर पे पता नहीं थी, इनकी बातें करने लग गए, इंटरेस्ट, दिलचस्पी लेने लग गए। अब ये साल जा रहा है, आप देखेंगे नंबर 8 का साल जो आएगा ना, ये बहुत पटकेगा लोगों को। ओके। क्योंकि अभी तक जितने भी आपने मौज मस्ती करनी थी आपने कर ली। अब स्ट्रिक्ट टीचर आ गया है, शनि आ गया है 2024 में। शनि सबसे पहले आपसे कहेगा कि फाइनेंशियली ग्रो करना है, अब पैसा कमाना है। तो जितने लोग भी बिजनेस करने की सोच रहे थे, ये 2024 में बिजनेस ओपन करेंगे। शनि कहेगा कि अब भरोसा मत करो, दूसरों की बातों पे मत आओ, अपने ऊपर विश्वास करो और अपने एक्शन में आओ। इसलिए आप देखेंगे कई सारे फेक रिलेशनशिप 2024 में टूट जाएंगे। जो ना मुंह मुंह मिट्ठू लोग होते हैं, अपने आप ही ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि लोगों की दुनिया से वो चले जाएंगे। शनि हार्डवर्क का भी नंबर है, तो खूब पीटेगा आपको। ठीक है, कि भैया अमीर बनने हैं, औकात है तुम्हारी अमीर बनने की। हर किसी की औकात नहीं होती रिच बनने की। 4 पैसा देखते नहीं, खोपड़ी पे सक्सेस चढ़ जाती है, और अपने दोस्तों को, परिवार वालों को नेग्लेक्ट करने लगते हैं। शनि इनको टाइट करने वाला है। शनि ये साल बहुत ज़्यादा पैसे कमाने का साल है। आज कह रहा हूँ, जब ये वीडियो 1 साल हो जाएगा इस वीडियो को, तो इसी वीडियो पे लोग कमेंट करेंगे कि इस साल उन्होंने अपने लाइफ का सबसे ज़्यादा पैसा कमाया। तो ये 9 साल में एक बार अपॉर्चुनिटी आती है, इसको ग्रैब करना चाहिए। कुछ मूलांक वालों के लिए साल डिफ़िकल्ट होने वाला है, जैसे मूलांक 1 के लिए डिफ़िकल्ट होगा, मूलांक 2 के लिए ये साल डिफ़िकल्ट होगा, मूलांक 7 के लिए भी थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ज़्यादा नहीं डिफ़िकल्ट होगा। तो 1 और 2 वालों के लिए ये डिफ़िकल्ट होने वाला है साल, क्योंकि
मैंने कहा ना कि जो शनि है वो पैसे की कीमत समझता है और एक वाला नहीं समझता, वो उड़ाता है, वो राजा है ना, उसके पास खूब पैसा है। तो ये दोनों विपरीत पर्सनालिटी के लोग हैं, विपरीत थिंकिंग है। जब 1 और 8 वाले साथ में बैठते हैं ना, तो इनकी जो कहते हैं ना बनती नहीं, इसी वजह से नहीं बनती है कि उनके जो सोचने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है, अपोजिट है इनके सोचने का तरीका। तो नंबर 8 वाला साथ बहुत खूबसूरती से आप बिता सकते हैं, लेकिन इस साल कमर कस लीजिए, बहुत हार्डवर्क, बहुत मेहनत करना है। ये बेचने का भी साल है। इस साल वही लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमाएंगे जो कुछ बेच रहे हैं। अपने आप को तो मत बेचना, अपना समय बेचना, अपना प्रोडक्ट बेचना, अपनी सर्विसेज बेचना, अपने शेयर्स बेचना, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचना। सेलिंग का ईयर है, तो आप इस साल जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी बिक जाएगी, इस साल जो शेयर नहीं बिक रहे थे वो भी बिक जाएंगे, अच्छा मुनाफा देकर जाएंगे। इस तरह से मोटा मोटा ये साल जाएगा। बाकी तो हर किसी का डिफरेंट होगा, वो हम जब डीप एनालिसिस पर्सनली करते हैं, जो कि मैंने फॉर्चून रिपोर्ट में बताया, उसमें आपको पता चल जाता है। ओके 2024 का जो साल है, आपने कहा कि ये थोड़ा पैसे बनाने वाला साल है, बट नंबर 1, 2 और 7 के लिए मुश्किल भी हो सकता है। अब मैं नंबर 7 हूँ, मुझे थोड़ा डर लगने लगा है। क्या कर सकता हूँ मैं, क्या उपाय है इस साल को बेटर बनाने के लिए? नंबर 8 को समझेंगे, जितना हम नंबर 8 को समझेंगे उतना आप इसे बेहतर बना सकते हैं। हर एक अंक के लिए डिफरेंट प्ले करने वाला है, डिपेंडिंग अपॉन कि इसकी कंपैटिबिलिटी उस नंबर के साथ कैसी है। एक एक करके थोड़ा सा 9 तक समझ लेते हैं। अगर आपका नंबर 1 है, यानी कि आप 1/10/1928 को पैदा हुए, मूलांक 1 ले रहे हैं, तो ये आपका एनिमी नंबर है। और ऐसे में जब शत्रु सामने खड़ा है तो आपको हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करेगा, आपके पैर में चोट लगेगी, खास तौर पे अप्रैल के महीने में और अगस्त के महीने में आपके साथ ये मेजरली हो सकता है। हॉस्पिटल्स भी जाना पड़ सकता है, कोर्ट केस भी ये करवा सकता है। कब करवाएगा? जब आपने अपने फाइनेंस पे ध्यान नहीं दिया और आपने बिल्कुल बिना सोचे समझे एक्शंस लेना शुरू कर दिया। ठीक है, मजबूर करेगा। आप बहुत अगर लेज़ी हो गए, अगर मूलांक 1 वाले हैं, तो ये आपको पीट के चला जाएगा, ये साल याद रह जाएगा, इतना बुरा भी हो सकता है। हेल्थ वाइज इशू ना आए आपको, इसलिए आप क्या करो, हर 2 महीने हॉस्पिटल खुद ही चले जाओ। खुद ही ब्लड चेकअप करा लो, डॉक्टर साहब को 50-100 रुपये दे दो, एक क्रोसिन का पत्ता खरीद लो। अब क्या कर रहे हो आप? देखो, मैंने आपसे हमेशा कहा है, डेस्टिनी को आप बदल नहीं सकते हो, पर उसे एक्सेप्ट कर सकते हो। तो ऐसे केस में आप अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर रहे हो। 2 वाले लोगों की, मूलांक 2 वालों के लिए ये साल रिलेशनशिप्स वाइज काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, और पैसे कमाने और पैसे बनाने के लिए भी इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, क्योंकि ये इनका भी एनिमी नंबर है। नंबर 2 चंद्रमा है, वो पानी होता है। नंबर 8 शनि और लोहा होता है। तो पानी और लोहा एक साथ बैठ रहे हैं, यानी जंग लगेगी। सो आप भूल जाइए कि आपको भाग्य का कोई सहारा मिलने वाला है, इसलिए ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है। रिश्ते टूटेंगे, डाइवोर्स हो सकते हैं, सेपरेशन हो सकता है। ये भी कब होगा? फरवरी में, अप्रैल में, अगस्त, सितंबर में। ये 4 महीने आपके लिए क्रूशियल आपके रिलेशनशिप वाइज हो सकते हैं। अब ऐसे में क्या करना है? चुप होना है। हमारी सारी लड़ाई हमारी ज़ुबान से है। हम जैसा बोलेंगे, जैसा रिएक्ट करेंगे, बेसिकली वैसा हमें रिजल्ट मिलने लग जाता है, इसलिए ये इनके लिए डिफ़िकल्ट है। नंबर 3 वालों के लिए साल अच्छा जाने वाला है। ये नॉलेज का साल होगा, इनको बहुत ज़्यादा अपनी नॉलेज में गेन करने को मिलेगा, स्किल बहुत ज़्यादा गेन करेंगे, कुछ नया सीखेंगे ये लोग इस साल, काफ़ी सारे पुराने लोगों से मिलेंगे। तो नंबर 3 के लिए पॉजिटिव ईयर है। नंबर 4 के लिए और ज़्यादा पॉजिटिव ईयर है, क्योंकि राहु शनि जब भी टेम्परेरी रिलेशनशिप में आते हैं 1 साल के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये साल नंबर 4 वाले फोकस खूब करेंगे अपने कामों में, एक चीज़ पे लगेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। अभी तक अगर ये प्रॉब्लम आ रही थी तो इस बार नहीं आएगी। मूलांक 5 के लिए बहुत अच्छा साल है। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी अच्छा साल है, क्योंकि नंबर 8 भी वेल्थ का नंबर है, 5 भी बिज़नेस का नंबर है, तो इनके लिए भी ये ईयर काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और मूलांक 5 वालों को एक दिक्कत आएगी, संतान से रिलेटेड या फिर एम्प्लॉय या स्टाफ से रिलेटेड प्रॉब्लम ये इस महीने फेस करेंगे। किस में? खास तौर पे अप्रैल में, मई में, जून में। इन 3 महीने मूलांक 5 वालों के लिए समस्या होगी, लेकिन बाकी ओवरऑल ईयर ये अच्छा है। मूलांक 6 के लिए अगर बात की जाए तो उनके लिए भी ये सो ईयर है, अच्छा साल है। पिछले साल से बेहतर है, ट्रैवल खूब करने वाले हैं। और इस साल ये देखेंगे कि उनके जो काम बड़े अटके हुए थे, रुके हुए थे, वो बन नहीं रहे थे, शनि उनका चक्का चला देगा, उनकी गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगी। 7 वालों के लिए डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ये प्लानिंग नहीं कर पाएंगे इस साल, मेहनत खूब करेंगे, उसका रिजल्ट नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, इस वजह से फ्रस्ट्रेशन होना, डिप्रेशन होना ये पॉसिबल है। अब ऐसे में इनको डीप डाउन होके या फिर किसी का सहारा की ज़रूरत है, कि कोई गाइड कर दे, कोई मेंटोर बन जाए इनका, कोई इनको समझाए, और जब समझाए तो सुनो। नंबर 7 वाला व्यक्ति ये सोच सकता है मैं बहुत हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, ये गलती नहीं करनी चाहिए नंबर 7 को इस साल एटलीस्ट। और अपने टीचर या अपने मेंटोर ढूंढिए अगर नहीं है आपके पास, और उनकी बातें सुनिए जो एक्सपीरियंस्ड हैं।
नंबर 8 के लिए ये साल अच्छा जाएगा। 8 के लिए 8 टेम्परेरी रिलेशनशिप में आ रहा है, ये साल बहुत अच्छा जाएगा। इनके लिए मैं बोल रहा था कि जो बेच के पैसा कमाने वाली बात है, बिजनेस नहीं किया है तो कर लो, बहुत अच्छा साल है आपके लिए। और नंबर 8 के लिए 8 वाला साल, जिन लोगों ने नकाब पहने हैं ना, आपके साथ घूम रहे हैं, उनके नकाब उतार के चला जाएगा कि देखो तुम इसको बहुत अच्छा दोस्त मानते थे ना, कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति बनाएगा कि उसका सही रूप आपके सामने आ जाएगा। मूलांक 9 के लिए भी ये साल अच्छा जाने वाला है। इनके इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी में जो काम कर रहे हैं, रिसर्च फील्ड में जो काम कर रहे हैं, फाइनेंस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, फिटनेस की इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा जाएगा। मूलांक 9 वालों को बस क्या करना है इस साल उनको अपने पेरेंट्स की बातें बहुत माननी है कि भले आपके पिता को माता को बहुत ज़्यादा एजुकेशन ना हो, बहुत ज़्यादा नॉलेज ना पता हो, लेकिन अपने डिसीजन एक बार उनको बता के आपको लेने हैं। तो इस तरह से छोटा छोटा मैंने बताया, मैंने यूट्यूब पे इसके लिए डिटेल वीडियो बनाया है। पर्सनल ईयर भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो काम करता है, अभी बताएंगे तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, फिर न्यूमरोलॉजी का क्रैश कोर्स हो जाएगा यहीं पे। वो भी किसी दिन करेंगे सर। बिल्कुल। बट अभी के लिए 2024 से रिलेटेड एक और सवाल है। ये हमने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 2024 को जाना, बट जो राशियाँ होती है, सन साइंस होते हैं, मून साइंस होते हैं, किस राशि में, सबका नहीं पूछूंगा, किस राशि के लिए सबसे खराब होगा, किस राशि के लिए सबसे अच्छा होगा? मीन राशि वालों के लिए डिफिकल्ट हो सकता है ये साल, क्योंकि उनकी शनि की 7.5 अब उग्र फेज पे जा रही है, सेकेंड ईयर में इंटर कर रही है। कर्क राशि वालों के लिए बहुत इमोशनल ईयर होने वाला है यहाँ पे। कुंभ राशि वालों के लिए फैंटास्टिक साल जाएगा ये, उनकी शनि की 7.5 का सेकेंड फेज जाने वाला है। मकर राशि वालों के लिए ओके है। वृश्चिक राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, इनके लिए भी ये साल काफ़ी अच्छा जाएगा। मेष राशि वाले लोगों को हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर आने की संभावना है, खासतौर पे स्टमक से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड, पीसीओडी, पीसीओएस, यूटीआई इन्फेक्शन, ये सब मेष राशि वाले इस साल फेस कर सकते हैं। तो मोटा मोटा ये है, इस पर भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा 20-20 मिनट का पर राशि पे, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके। आप सभी को पता ही है सर का यूट्यूब चैनल कौन सा है, नहीं पता होगा जिसे, तो आपको बायो में मिल जाएगा या टाइटल में मिल जाएगा। सर एक और बात जो आपसे करनी थी, शादियों का भी सीज़न अब आने वाला है, शुरू होने वाला है। पहले सोच ही रहा था कब आओगे शादी में, घूम फिर के शादी पे आना है, चलो करते हैं शादी की सर, बातें। क्योंकि मेरे घर वाले पॉडकास्ट देखते हैं और मेरे ऊपर शादी का बहुत प्रेशर है। क्या प्रेशर है भाई, अभी उम्र ही क्या तुम्हारी? नहीं सर, ये मेरे घर वालों को बोलिए प्लीज। तो कोई कहानी है जो आप पहले लोगों को बता सको, भगवान से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, फिर उसके बाद में मैं आपको मेन क्वेश्चन पूछता हूँ शादी के। विवाह जो है ये प्रेम है। हमें इस टाइम में प्रेम और मोह में फ़र्क समझना आना चाहिए। प्रेम प्यार को छोड़ने को तैयार होता है कि आपका भला है मुझसे दूर जाने में, तो आप चले जाओ। ये प्रेम सती ने किया शिव जी से, पार्वती जी ने किया शिव जी के लिए। प्रेम तपस्या मांगता है कि आप 7 साल 8 साल इंतज़ार भी कर रहे हैं किसी एक के लिए, और सामने वाला भी रेसिप्रोकेट कर रहा है। शिव जी ने रेसिप्रोकेट किया, पार्वती जी ने कितनी तपस्या करी थी उनके लिए, उनको प्राप्त करने के लिए, उनके लायक बनने के लिए। शिव जी कहाँ करना चाहते थे उनसे विवाह, वो तो सती जी के दुख में थे, पर उन्होंने तपस्या से कुछ। तो ये प्रेम वो चीज़ है। बड़ी अच्छी लाइन है, इंग्लिश का एक गाना है, यू ओनली नो यू लव हर व्हेन यू लेट हर गो। ठीक है, तो जब आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं तभी कहना कि मैं प्रेम करता हूँ। अदर तो फिर ये जिस्मानी प्यार है। आप लोग कहते हैं पंडित जी उपाय बता दो, मम्मी नहीं मान रही है, पापा नहीं मान रहे हैं। कमज़ोर लोगों के मम्मी पापा नहीं मानते, कायरों के मम्मी पापा शादी के लिए नहीं मानते। जो लोग सच में दमदार हैं, जिन्होंने सच में प्रेम किया है, कोई माता पिता आपके हाथ ना बांध के शादी नहीं कराएगा आपकी कि बैठ जाओ। जब आपके मन में ना चोर होता है, तब आपके माता पिता की बातें आप पे हावी होती हैं। ओके, ज़िंदगी आपको जीनी है, तो आप देखो ना, आप जिससे प्रेम कर रहे हो कि उस कायर है, कमज़ोर है, क्या है। ठीक है, बहुत लोग अभी यहाँ पे इंसान वनरेबल हो जाता है, ख़ास तौर पे फीमेल बहुत वनरेबल हो जाती हैं। मैंने तो कंसल्टेशन लिए, रोने लग जाती हैं बेचारी कि 7 साल का रिलेशनशिप, 8 साल का रिलेशनशिप, और वो पापा नहीं मान रहे हैं। पापा को, मम्मी को सब पता है, और हर एक बच्चे को अपने घर के बारे में पता होता है कि उसके घर में क्या इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, पॉसिबल है या नहीं। हर एक बच्चे को पता है कि मेरे माता पिता या मेरे ख़ानदान में किस तरह की फ़ीमेल एक्सेप्ट की जाएगी, या हर लड़की को भी पता है कि किस तरह का लड़का मेरे यहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा। सबको पता होता है बचपन से, पर फिर भी उसके बावजूद आप किसी का दिल दुखाने के लिए, किसी के दिल से खेलने के लिए आप मैदान में निकल जाते हो। जब आपका मन भर जाता है, फिर आप कहते हो मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे। सच है कि अपने दिल से, अपने गिरेबान में झांक के देखना, ये आपको आंसर मिल जाएगा।
कुछ बहुत रेयर केसेस होते हैं जब मम्मी पापा इस तरह के रुद्र अवतार ले लेते हैं और सच में नहीं मान रहे होते हैं और लड़का लड़की सच में बहुत प्यार कर रहे होते हैं। ऐसे केसेस में मोहिनी मंत्र एक बहुत अच्छा उपाय है जो कि आपके विवाह में आने वाली परिवार वाले लोगों की वजह से दिक्कतों को ख़त्म कर देता है। ओके। लेकिन इस स्टेप पे जाने से पहले गिरेबान झांक लेना, तब जाना इस स्टेप पे कि आपका जो पार्टनर है वो कायर है, कमज़ोर है, या सच में वो आपके लिए सेक्रीफाइस करना चाहता है। क्या उसे सिर्फ मोह था आपसे बातें करने का मोह खत्म हो जाता है ना। मोह तो टेम्परेरी है। आईफोन का मोह है, मिल गया हाथ में, अब वो पे पड़ा रहता है, उसके ऊपर रख के चाय पीता है आदमी। जब तक उसको नहीं मिला था तब तो आईफोन था। कई सारे लोग ना लव बॉम्बिंग करते हैं और ये लोग रिलेट करेंगे। जब आप किसी नए रिलेशनशिप में आ रहे होते हो ना, तो वो टाइम फेज एकदम हनीमून वाला टाइम पीरियड होता है। आपको लगता है यू गॉट योर सोलमेट, बट वो लव बॉम्बिंग है। वो आपको इतना प्यार देंगे, इतनी इज्जत देंगे, इतनी रिस्पेक्ट देंगे आपको कि आपको लगेगा कि वो बहुत अच्छा आदमी है। ये एक्चुअली में वो नार्सिस्ट हैं, यानी कि वो आपको एक वहाँ पे बैठा देंगे, पलकों पे बैठा देंगे। उसके बाद जिस दिन आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे, उसके बाद वही आपको गिराएंगे। और जब वो गिराएंगे तो फिर आप क्रेव करोगे उसी एक फीलिंग के लिए, तब आप उनके पीछे भागोगे। तो इस तरह के लोग हैं क्या आपके पास? मैं बड़े अच्छा वीडियो को देख रहा था, उसमें बता रहे थे एक टीचर कि मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, ये गाना है, ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है। ठीक है, कि मैं इतनी सुंदर हूँ, अपने आप में खोए हुए हो, ये नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है। तो कोई भी व्यक्ति जब अपनी बहुत बातें कर रहा है ना, अपनी तारीफ़ें कर रहा है, उससे भी आपको सावधान रहना चाहिए कि ये आगे बहुत अच्छा नहीं है। और बड़ा अच्छा पॉइंट आया था, निकल गया दिमाग से, कोई बात नहीं। सो ये जो प्रेम और मोह का फ़र्क है, ये लोगों को समझना चाहिए, एक अच्छे मैच्योर इंसान से करना चाहिए। देखिए कई बार ना लोगों के रिश्ते, हम कैसा चाहते हैं अपना पार्टनर, हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर इंटेलेक्चुअल हो, स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा सेक्सी दिखाई दे, कूल दिखाई दे। बट कई लोगों को ना भोला और पागल जैसा आदमी चाहिए है। एक्चुअल में उनको भोला या पागल आदमी चलेगा। जिनका भी शुक्र है, शुक्र के साथ जिनके राहु बैठे हैं कुंडली में, ऐसे लोगों को पागल सा हस्बैंड या पागल सी बीवी चलेगी। जिनके मंगल राहु या मंगल केतु बैठे हैं, ऐसे लोगों को पागल सा हस्बैंड या पागल सी बीवी बहुत अच्छी सूट करेगी। अगर ये लोग एम्बिशियस लोगों के पीछे गए तो इनका रिश्ता नहीं चलेगा। तो ये ज्योतिष से देख के बताया जा सकता है। रिश्ता ये बहुत लंबा है ना, ये टेम्परेरी तो है नहीं कि 1-2 साल में किया और कभी ना किसी का, मैं बहुत अपने स्टूडेंट्स को ये बातें बोलता हूँ, कभी किसी का दिल मत दुखाना, कभी किसी को चीट मत करना। इतनी हिम्मत, इतनी दम अपने अंदर रखना कि आप उसको सच बोल सको कि भैया नहीं हो पा रहा है, या जितना था मेरा अब ख़त्म हो गया है। खींचो मत, टॉक्सिक मत बनाओ चीज़ों को। जब भी आप किसी को चीट करते हो, आप किसी को धोखा देते हो, आपका वेल्थ लक ख़त्म हो जाता है। वेल्थ लक शुक्र से आता है, शुक्र प्रेम की बातें करता है। जिस दिन आपका वेल्थ लक ख़त्म होगा, उल्टे खड़े हो जाओगे, पैसा नहीं कमा पाओगे, अमीर नहीं बन पाओगे ज़िंदगी में। जब तक अच्छा चल रहा है खुश रहो। जिस दिन गिरोगे और अगर वेल्थ लक ज़ीरो है, शुक्र चीटिंग किया है आपने, उठ नहीं पाओगे। वेल्थ लक क्या है? पैसे कमाने का लक, कम मेहनत में पैसा कमा लिया। तो ये वीनस से आता है, शुक्र से आता है। और ये चीटिंग को बहुत बहुत वीनस कहता है रिस्पेक्ट दी वीमेन, इज्जत करो महिलाओं की, तो आप उनको कभी चीट मत करें। इस तरह की चीज़ें हैं। हमने शिव पार्वती जी की बात करी, बहुत अच्छा प्रेम है, राधा कृष्ण का प्रेम है। ये प्रेम, ये एक्चुअल में ये प्रेम है। जब आप इनकी कथाएं सुनोगे ना, तब आपको प्रेम का भाव समझ में आएगा। अभी ये जो है ना, ये जिस्म का प्रेम या शारीरिक संबंध बनाने के लिए जो प्रेम है ना, ये बहुत गलत है। ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। आज नहीं तो कल भुगतोगे। अच्छा, कई बार लोग सोचते हैं ना, मैंने तो 2-3 लोगों को चीट कर दिया, अब मेरे साथ तो सब अच्छा ही चल रहा, तीसरी बन गई मेरी या तीसरा बन गया है मेरा। लौट कर आएगा, आपकी बीवी पे लौट कर आएगा, आपके हस्बैंड पे लौट कर आएगा। उन पे भी नहीं आया तो आपके बच्चों पे लौट कर आएगा ज़रूर लौट कर, और तब दर्द होगा। कई फीमेल्स आप देखते हो, उनके साथ गलत काम हो जाता, मॉलेस्टेशन हो जाता है। दादा ने कुछ किया होगा, पिता ने कुछ गलत किया होगा, अब दुखी हुआ ना दादा, अब दुखी हुआ ना पिता, लौट कर आता है। तो ये कर्म जो आपके परिवार में चल रहा है, आज नहीं तो कल लौट कर आएगा। इसलिए सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, मत करो गलती। ओके सर, आपने एक वो मोहिनी मंत्र की बात की, ये क्या होता है एग्जैक्टली और इससे होगा क्या? मोहिनी मंत्र भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार को रिप्रेजेंट करता है। मोहिनी का अर्थ क्या होता है? आकर्षण। ठीक है, तो अगर आपके माता पिता या कोई पार्टनर आपसे एकदम से रुष्ट हो गया है, चला गया, इवन ये बिजनेस मैन भी यूज़ करते हैं जब कोई डील क्लोज करनी होती है, तब आप मोहिनी साधना करते हैं या मोहिनी मंत्र की चैंटिंग करते हैं, जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति के मन में अपने थॉट के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं। तो ये एक तांत्रिक क्रिया है, इसको सोच समझ के करना चाहिए और किसी से पूछ के करना चाहिए। ओके, ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पता चला कि ये देखने के बाद में सभी कोई करने लगा, बने भी अपनी मोहिनी मंत्र मारने लग गए। ठीक है। ओके, पर सर आपने कहा कि
प्रेम आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आपका प्रेम स्ट्रांग है तो माता पिता नहीं मानेंगे। बट सर कुछ केसेस होते हैं जिसमें कास्ट इश्यूज होते हैं, उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं वो? कुछ हेल्प एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या किसी के भी थ्रू आपके अकॉर्डिंग? देखो कास्ट इश्यूज ना इंडिया में है, भारत में है, बाकी कल्चर्स में मैं देखता हूँ तो मुझे जितनी नॉलेज है इतना ज़्यादा नहीं वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक होता है। गीता में ये बात लिखी गई है कि आपको ट्रेडिशनल तरीक़ों से अपने घर की परंपराओं को मानना चाहिए। आपकी परंपराएं ज्योतिष में 9वें भाव से हैं, उसी में आपका भाग्य भी जुड़ा है। तो देखो मैंने कहा ना, आपको पता है अपने घर में कि एक्सेप्ट होगा या नहीं एक्सेप्ट होगा, उसके बावजूद खेल खेल रहे हो, ठीक है। अब मान लो चलो खेल खेल लिया, मैं ज़्यादा ही टीचर ऐसे हो जाएगी, ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, ठीक है। अगर आप इंटरकास्ट मैरिजेस कर रहे हैं, कई लोगों की इंटरकास्ट मैरिज बहुत फलित होती है। अगर राहु आपका 9th में बैठा है तो इंटरकास्ट मैरिज होती है और बहुत सक्सेसफुल होती है आपकी। तो ऐसा नहीं है कि ज्योतिष में इंटरकास्ट मैरिज को मना किया जाता है, कई सारे योग होते हैं जिसमें आप कर सकते हैं शादी। अब देखो इंटरकास्ट क्या है ये सिस्टम, ठीक है। कास्ट सिस्टम इंडिया में इंसानों का बनाया, भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी कि आपका प्रोफेशन, आपका वर्ण डिसाइड करता था। कास्ट सिस्टम हम ही ने बनाया, कास्ट में भी सब कास्ट बना दी, इतने सारे बना दिया कि अब सब आपस में कन्फ्यूजन है। लोग क्या चाहते थे कि ब्लड लाइन की प्योरिटी रहे, कि अब वो नहीं अखंडानंद त्रिपाठी मिर्जापुर वाले वो कहते थे तिवारियों का 20 तिवारियों में जाएगा, त्रिपाठियों का 20 त्रिपाठियों में जाएगा। तो ये जो ब्लड लाइन प्योर, अब बताओ यार, अब मुसलमान सिख से शादी कर रहे हैं, सिख हिंदुओं से शादी कर रहे हैं, हिंदू फॉरेनर से शादी कर रहे हैं, तो ये क्रॉस ब्रीड कब से हो चुका है? कहाँ रह गई आपकी ब्लड लाइन प्योर? तो अब ये इतना ज़्यादा दिमाग में भी नहीं रखना चाहिए। अब ये उतना कॉन्सेप्ट, ऐसे ही नाड़ी दोष आता है। नाड़ी दोष में कहा जाता है कि आप की अगर नाड़ी सेम है तो आपकी बेबी में प्रॉब्लम आएगी, आपकी प्रोजनी में बड़ी दिक्कत आएगी। नाड़ी मतलब 3 तरह की नाड़ी होती है, यानी कि नक्षत्रों के हिसाब से 27 नक्षत्र है तो 9 करके 3 नक्षत्र बांट दिए गए। अगर सेम नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं तो नाड़ी दोष आ जाता है। आदि, अंत और मध्य 3 होती हैं। तो अगर आदि है तो लड़का मर जाएगा, मध्य है तो लड़की मर जाएगी, अंत है तो दोनों मर जाएंगे। अच्छा। ठीक है, तो ऐसा ज्योतिष में लिखा हुआ है। पर ये कब की बात है? ये तब की बात है जब ब्लड लाइन प्योर हुआ करती थी, अब नहीं है। तो नाड़ी दोष अब इतना इफेक्टिवली काम नहीं करता है लोगों के ऊपर। तो आप इसकी वैसे लोग बताते हैं इसकी बहुत पूजा होती है, लोग कहते हैं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लो, ये कर लो। इसका कोई उपाय नहीं है, ये या तो होता है या तो नहीं होता है। इतनी सी बात है इसमें। ओके। और सर जिन लोगों की, मतलब ये मैं इन जनरल पूछ रहा हूँ, जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, हाँ, कोई भी कारण हो सकता है, उनके लिए कोई उपाय? मेजर रीज़न होता है ना शादी होने का सैटर्न। सैटर्न जब 7th हाउस से संपर्क बनाएगा तो आपकी शादी बहुत डिले कर देगा, 34, 36, 38 तक खींच के ले जाएगा। या तो 7वें भाव में बैठा होगा लग्न कुंडली में, या नवमांश कुंडली में 7वें भाव से वो संपर्क बना रहा होगा किसी ना किसी तरह से, या 7वें हाउस के लॉर्ड के साथ वो बैठा होगा। यहाँ पर आपको सैटर्न की रेमेडी, या वो जिस प्लेनेट के साथ बैठा है उसके साथ उसकी रेमेडी आपको करनी पड़ती है। और ये हाँ, ये सच में होता है, शादियाँ बहुत डिले हो जाती है। एक चीज़ ये भी मैं कल देख रहा था कि जब आपकी उम्र 24-26 की होती है, खूब रिश्ते आते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपकी इसी के अराउंड खूब रिश्ते आ रहे हैं, आप नखरे कर रहे हो, ठीक है। जब अभी 30 क्रॉस करोगे कोई नहीं पूछेगा। तो कईयों के साथ ऐसा होता है ना कि जब जवान थे वो तो बहुत रिश्ते आते थे, हाँ, घर वाले बहुत पीछे पड़ते थे, उसके बाद नखरे गए, अरे नहीं अभी कहाँ, अभी तो करियर बनाना ही। वो शादी हमेशा टाइम पे कर लेनी चाहिए। पर वो सही टाइम क्या है? 26 से 28 का वो टाइम परफेक्ट टाइम है, आपको मैरिज करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये सच में अच्छा टाइम है, क्यों? क्योंकि आप यंग होते हो, कच्चे घड़े होते हो, तो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत सहजता से इन्वॉल्व हो सकते हो, बहुत सहजता से एक दूसरे को समझ के अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकते हो। आप देखो अंबानी जी सबसे अमीर हैं, वो चाहे तो 45 में भी शादी कराएं, बच्चों की होगी और एक से एक लोग मिल जाएंगे, पर कब कर रहे हैं बच्चों की शादी? आप उनकी टाइम लाइन देखना, हमेशा 26 से 28 के बीच में बच्चों की मैरिज कर रहे हैं। सोच समझ के कर रहा है इंसान, वो इतना रिच ऐसे ही नहीं है, ठीक है। वो जो भी एक्शन रिच लोग लेते हैं, बहुत थिंकिंग है उसके पीछे। तो ये मेरे हिसाब से ये टाइम है इसके अकॉर्डिंग। अब क्या हो गया, पहले लोग तो इससे भी पहले कर लेते थे शादी, लेकिन अब एम्बिशन है, करियर है, बिजनेस है, सेटल ही नहीं हुए हैं। अब आपके पास पैसा नहीं है, शादी कर लो 26-28 में, उसका भी कोई मतलब नहीं, बहुत गरियाए जाओगे, ठीक है। हर रिश्तेदार जब तक आपकी शादी नहीं होगी आपके पीछे पड़ा रहेगा। शादी कर लो हम संभाल लेंगे, शादी कर लो हम संभाल लें, बच्चों को हम संभाल लें, कोई नहीं आता उसके बाद, कोई नहीं पूछता। तो भाई पहले कमाओ, सेटल हो, फिर शादी करो। थोड़ा लेट भी हो जाए तो चलेगा, ठीक है, पर कमाना ज़रूरी है। तो पिछला एपिसोड मैंने अपने फैमिली को दिखाया था, अब ये एपिसोड वो मुझे दिखाने वाले कि सर ने तो बोला है कि 26 से 28 परफेक्ट एज है, और मैं 26 का हूँ इस वक्त। तो 26 से 28 परफेक्ट एज है, बट अब वही मैंने कहा ना, एज अगर लॉजिकली देखी जाए तो ये सच में परफेक्ट है, बट अब नहीं हो रही है आपकी, ठीक है, या आपको पार्टनर नहीं मिल रहा है तो दिक्कत होती है। आप या आप सेटल ही नहीं हुए हो तो क्यों करोगे भाई शादी?
नौकरी नहीं है आपके पास, बेरोजगार हो आप भी और आपकी बीबी भी, तो क्या करोगे शादी करके वो? हाँ ठीक है, तो ये भी लॉजिकली भी तो सोचना है ना, व्यवहारिक रूप से भी तो हमें चलना है। ओके। पर सर हम पामिस्ट्री से हमने शुरू किया था। पिछली बार आपने जैसे वही बताया था कि कितनी शादी होगी, कौन से एज में शादी होगी। शादी को लेकर पामिस्ट्री में और भी कोई चीज़ें हैं जो देख सकते हैं लोग? हाँ, जैसे कई लोगों का सवाल होता है ना, मेरी लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, तो अगर आपकी ये विवाह रेखा यहाँ से निकल कर मुड़ जाती है आपकी हार्ट लाइन की तरफ, राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में किसी में अगर ऐसा हो जाए, तो आपकी बहुत अच्छे चांसेस हैं आपकी लव मैरिज होगी। ओके। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल होता है। आपकी विवाह रेखा में अगर ट्रायंगल बन जाए किसी भी तरह से, वेरी गुड चांस कि आप लव मैरिज में जाने वाले हो। आपकी अगर जो हार्ट लाइन है, अच्छा एक आपको सोलमेट कैसे पकड़ सकते हो आप, कि आपका सोलमेट कौन है? आप अपने पार्टनर के साथ, जो भी आप जिसके साथ है उसके साथ हाथ ऐसे करिए, ठीक है? ओके। आप अपना राइट हैंड और पार्टनर का राइट हैंड ऐसे करिए, आप देखेंगे अगर आपकी हार्ट लाइन और आपके पार्टनर की हार्ट लाइन सेम है तो आप लोग सोलमेट हैं। अच्छा। कई लोग अपने घर में पेरेंट्स के साथ ट्राई करना, जिनके पेरेंट्स अच्छे से रहते हैं, बहुत प्रेम है, उनकी हार्ट लाइन सेम मिलेगी। ओके। एक जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा आपको हार्ट लाइन का। अगर नहीं है एक जैसा स्ट्रक्चर तो वो मैरिज सोलमेट वाली नहीं, सो है, ठीक ठीक चल जाएगी। तो ये एक ऐसा तरीका है पामिस्ट्री में जिसमें आप अपना सोलमेट पहचान सकते हो। ओके। सर काफ़ी सारे लोग ट्राई करेंगे रैंडम इंसान को ऐसे पकड़ पकड़ के हाथ दिखाने वाले लोग। अरे मैं देखो भाई, मैंने कहा है कि जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, जब आप रिलेशनशिप में आप सब कुछ देख लेते हो तो हाथ देखना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है? तो देख सकते हो, ये नहीं कि अब राह में कोई चल रहा है भाई दिखाओ जरा सोलमेट ढूंढना है, इतना भी मत हो जाओ। ओके। सर आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि सुबह उठने के बाद में वो हाथ आप रब करके करिए, और आपने नॉस्ट्रल्स चेक करने की बात की थी। वो नॉस्ट्रल्स वाला आप और समझा सकते हो? 3 तरह की नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषमा। ये नाड़ियाँ आपके बता देती हैं कि आपका स्वभाव इस समय कैसा है। जैसे कि आपका जो, अगर आप एक बार ऐसे नाक बंद करें और सांस लें, फिर एक बार ऐसे करें, आप करके देखें जरा, कौन सा आपका इजीली सांस किस में ले लिया? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। लेफ्ट जिनका एक्टिवेट है उस समय वो क्रिएटिव थॉट है, ओके। सोच रहे हैं कि क्रिएटिव काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? जिनका राइट एक्टिवेट है या राइट में लेने में इजी हो रहा है, वो एक्शन ओरिएंटेड है, ओके। कि अब मुझे एक्शन लेना है, तो आप सुबह ही चेक कर सकते हो आज आपका दिन कैसे जाने वाला है। अच्छा। ठीक है, कि आज आपको मंथन करना है, चिंतन करना है, अगर लेफ्ट एक्टिवेट है, या फिर आपको एक्शन लेना है, काम करना है आज फुल थी, तो आपका राइट एक्टिवेट है। ओके। इसके बाद इसमें कई तरह के एलिमेंट्स भी होते हैं जो हमारे पंच तत्व हैं, उनके मंत्र होते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर दबा के रखो 2 मिनट तक, अगर आप दबाओगे अभी तो आपका लेफ्ट से राइट एक्टिवेट हो जाएगा, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप जिस तरह, हाँ राइट हैंड में इसको दबाओ 2 मिनट, ठीक है, और आप फिर उसके बाद गौर करोगे कि अभी जो लेफ्ट में आपको लेने में दिक्कत थी, ऐसे दबाइए जोर से ये पॉइंट, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि नॉस्ट्रिल का ये साइकिल बदल जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कि आज मुझे काम करना है तो मैं राइट एक्टिवेट कर लेता हूँ, और आज मुझे ज़्यादा सोचना है या मुझे कोई क्रिएटिव काम करना है तो मैं अपना लेफ्ट एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। आपकी सांस का स्तर भी होता है, ऐसे सांस लें नॉर्मली, तो आप देखें कि सांस कितनी नीचे जा रही है। अगर आपकी सांस यहाँ तक जा रही है और आपको फील हो रही है आपकी सांस, तो आपका फायर एलिमेंट एक्टिवेट है। इस टाइम जो काम करोगे वो खराब हो जाएगा, ठीक है। दुकानों में सामान लेने जाओगे, सामान नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आपकी सांस इस तरह से है कि यहाँ तक आ रही, नाभि के थोड़ा सा ऊपर तक आ रही है, उस टाइम जो काम करोगे आप वो सफल होगा। अच्छा। हर जहाँ बल्ला घुमाओगे वहीं बॉल आएगी, ओके, ठीक है। तो ये है आपका नाड़ी विज्ञान बोलते हैं इसको। तो ये पूरा एक साइंस है, इसमें इसकी प्रैक्टिस भी होती है काफ़ी, है ना। इसमें प्रेडिक्शन भी होती है कि मेरा कौन सा काम बनेगा, कौन सा काम नहीं बनेगा। तो ये भी नाड़ी विज्ञान है, कभी मैं इस पर और डिटेल में आपको बताऊँगा। पर ये जो आपने यहाँ तक सांस आती है कहा, ये तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना, मतलब मुझे कभी पता नहीं था कि इतनी नीचे तक सांस जाती है। सांस जाती है, उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। ये यहाँ पे वाटर एलिमेंट जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे एक्टिवेट करेंगे? बहुत, एक तो आंखें बंद करिए, शांति से बैठिए, कोई शोर शराबा कुछ नहीं होना चाहिए, और सोचिए कि आप पानी में हैं, नदी में हैं, पानी से भीगे हुए हैं, ऐसे थॉट डालिए, स्विमिंग कर रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं, और उसके बाद एक मंत्र है वम वम वम, इसको बोलते रहें अपने मन के अंदर। उसके बाद 5 मिनट आप ये करें, उसके बाद देखिएगा यहाँ तक सांस आ जाएगी आपकी। ओके। फिर आपका वाटर एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा ना, ऐसे कर सकते हैं। ओके। अगर आप यहाँ तक सांस आ रही, यहाँ तक थोड़ा सा नीचे और बड़ी फैली हुई आई, तो एयर एलिमेंट एक्टिवेट है आपका। तो उस टाइम पे आपको ऐसे काम करने चाहिए जिसमें पब्लिक के सामने जाना है, पब्लिक अपीयरेंस देना है, पब्लिक से पॉडकास्ट करनी है, बातें करनी है, इस तरह के काम करने चाहिए। ओके। और इन सभी एलिमेंट्स को हम एक्टिवेट कर सकते हैं? एक्टिवेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, एवरीथिंग यू कैन डू दिस। ओके। वाह, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि
एक एनीमे है नारुतो जिसमें यही एलिमेंट्स की बात होती है बहुत ज़्यादा, और वो उन एलिमेंट्स को यूज़ करके कुछ सुपर नेचुरल पावर्स का यूज़ करते हैं। तो ये भी, हाँ एग्जैक्टली, एंड ये भी कुछ उसी तरह की चीज़ आपने उसी के बताई। तरह की चीज़ है। हाँ, मैंने भी अभी रिसेंटली में ही सीखा है इसको और अभी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ इस पर। ओके सर, ये मैंने एक्चुअली प्लान नहीं किया था आपसे पूछने के लिए इस एपिसोड में, बट क्योंकि आपने कहा कि वो आंखें बंद करो और वो खुद को इमेजिन करो पानी में हो, वैसा मेडिटेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी किसी के भी लाइफ में? जो लोग धन की यात्रा पे निकलते हैं, ध्यान की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो अगर आप धन की यात्रा में निकले हैं तो आप ध्यान को भूल जाओगे, नहीं कर पाओगे। ध्यान का शाब्दिक अर्थ ही यही है, चीज़ें जैसी हैं वैसी दिखाई देने लग जाएं। आपको हमेशा पता होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, हमेशा, एवरी टाइम। टॉक्सिक रिलेशनशिप में सॉल्यूशन पता है, छोड़ना है इसे। हेल्थ खराब हो रही, सॉल्यूशन पता है, डाइट करनी, जिम जाना है। एवरी टाइम एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते, एग्ज़ाम आता है प्रेशर में आ जाते हो, आपको पता है आपको टाइम से पहले पढ़ना चाहिए था। कई लोग एग्ज़ाम लिख रहे होते फिर सोचते हैं अगली बार एग्ज़ाम आएगा खूब पढ़ के आएंगे, पहले क्यों नहीं पढ़ा? ठीक है। सो ईच एंड एवरी टाइम यू नो, आपका कॉन्शियस जानता है कि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, दिक्कत कहाँ है। एक्सेप्टेंस में हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो जब आप मेडिटेशन करते हो तब आपका ध्यान उस जगह जाता है कि यार ये करना चाहिए। कहते नहीं है कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, यही है वो चीज़। ध्यान कुछ ऐसा मैजिकल चीज़ नहीं है कि जादू आ जाएगा, कुछ ऐसे अमीर बना देगा। आप ना चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगोगे कि जैसे वो मेरा कैमरामैन हो, कैमरे पे ध्यान नहीं दे रहा, मोबाइल चला रहा है, ठीक है। तो इस तरह की वो चीज़ें हमको ध्यान देने लगेंगी। अब मैं उसको डांटूंगा आगे चल के ताकि कहीं कैमरे में गलती ना हो जाए, भाई इतनी मेहनत से बोल रहा हूँ, ख़राब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ये है ध्यान। ब्रीदिंग होती है, कई तरह की मेडिटेशन है, बहुत तरह की मेडिटेशन है। एक तो है कि अपनी सांस को ध्यान में दो, क्योंकि दो ही चीज़ हैं जो कि आपको ज़िंदा रहने का एहसास दिलाती है। एक आपकी धड़कन, दूसरी आपकी श्वास। धड़कन नहीं सुन सकते आप अभी तो फिलहाल, श्वास को ध्यान दे सकते हो। श्वास को क्यों ध्यान दे रहे हो? क्योंकि श्वास एकमात्र ऐसा जरिया है जो कि बिना आपको डिस्ट्रैक्ट करे आपके एक पॉइंट पे फोकस करा सकती है। मन आएगा इसमें आपसे लड़ने। कहते हैं ना कि इंद्र का सिंहासन डोलता है जब कोई संत तपस्या करते। क्यों इंद्र का सिंहासन डोलता है? इंद्र के पास इतना ही काम है क्या इस सिंहासन में डोल रहा है बेचारे का बार बार? बचपन से सुना हमने इतनी कहानियाँ। इंद्र क्या है? इंद्र आपकी इंद्रियां हैं। जैसे ही आप ध्यान मुद्रा में बैठते हो, आप आंखें बंद करते हो, आँख की इंद्री बंद हो गई। आप शांति की जगह पे बैठते हो, आपकी कान की इंद्री बंद हो गई। आप सुगंधित जगह पे बैठते हो, आपकी नाक की इंद्री बंद हो गई। आप कुछ खा नहीं रहे हो तो आपकी जीवा की इंद्री बंद हो गई। आपको कोई टच नहीं कर रहा है तो आपकी स्किन की इंद्री बंद हो गई। पांचों इंद्रियां आपकी बंद हो गई। अब आप अपने साथ अकेले हो। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ। ये जो प्रक्रिया है यही ध्यान है, अवेयरनेस है। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक जीता था, क्या उनसे ज़्यादा अच्छा कोई तीरंदाज नहीं था दुनिया में? ज़रूर होगा, पर उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब आपका मोमेंट है तब आप कितने अवेयर हैं यही डिसाइड करता है कि आप कितने आगे जाएंगे। तो जो लोग शांत होते हैं अपने अंदर से, कई लोगों के अंदर ही लड़ाई चल रही सुबह से लेकर शाम तक, अपने अंदर ही नहीं जीत पा रहे, दुनिया को क्या जीतेंगे। तो ये ध्यान आपको यहाँ पे शांत करना सिखाता है। कई तरह के मेडिटेशन होते हैं, एक तो ब्रेथ हो गया, एक होता है निद्रा योग, बहुत पावरफुल, आलसियों का मेडिटेशन है वो। आप रात में निद्रा योग के साउंड लगा लीजिए, यूट्यूब पे सुनते हुए सोइए। 20-25 दिन में इस पॉडकास्ट में आके थैंक यू लिख के चले जाना, ठीक है। इतना पावरफुल है ये निद्रा योग। दूसरा एक मेडिटेशन होता है कि आप नहा रहे हो, तो आप नहाओ, पानी डालो अपने सर पे, तो देखो कि पानी लेफ्ट में जा रहा है कि राइट से जा रहा है। ये भी क्या है, आप फोकस कर रहे हो एक चीज़ पे। तो सारी ध्यान की चीज़ें आपको एक ही जगह लाकर खड़ा कर देती हैं। फोकस ऑन अ वन थिंग फॉर अ टाइम। त्राटक क्रिया है, ठीक है। त्राटक क्रिया तो अपने ये विवेकानंद जी करते थे, उनकी फ़ोटो भी है जिसमें वो एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाते थे और उसे देखते रहते थे। जिन भी बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आती है या जिन भी लोगों को किसी भी चीज़ में फोकस करने में दिक्कत आ रही है कि मैं एक जगह टिक ही नहीं पा रहा हूँ, एक जगह बैठ ही नहीं पा रहा हूँ, त्राटक करो आप। एक बार करके तो देखो। सुना तो जिंदगी भर है आपने लोगों से, एक बार आज कसम खाओ कि आज मैं करके रहूँगा। ये इतनी पावरफुल चीज़ है कि विद इन अ वीक आपको रिजल्ट देने लग जाती है। आप खुद एक्सपीरियंस करोगे इसको कि आप त्राटक कर रहे हो, आप ध्यान लगा रहे हो, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गए हो। आप प्रॉब्लम्स के बहुत अच्छी क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हो। तो ये भी एक ध्यान की क्रिया है, त्राटक। ऐसे कई सारी क्रियाएं और हैं जिसमें आप कर सकते। कोई एक पकड़ लो। ये ट्राई किया है त्राटक क्रिया जो आप? मैं त्राटक रोज करता हूँ क्योंकि आपने IAS मेंस दिया है। हाँ, तो इसीलिए मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने त्राटक, मैं अच्छा रहा हूँ स्टूडेंट पढ़ने में, ठीक है। मैं बहुत अच्छा रहा हूँ स्टूडेंट पढ़ने में। मैंने 12th में भी 96% आए। मैं DU से पढ़ा हूँ, उसमें भी मैंने अच्छे फ्लाइंग कलर से पास हुआ हूँ। फिर मैंने मेंस भी लिखा UPSC का। फिर क्योंकि मेरा डेस्टिनी नंबर 7 था तो मुझे यहाँ आना ही था, तो मेरी डेस्टिनी यहाँ पर मुझे ले आई, ठीक है। तो इस तरह से है। मैं त्राटक रोज़ आज भी करता हूँ, ठीक है। अंधेरे कमरे में 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए। ये तो
त्राटक की जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी इस पे एक मूवी कहूँगा या डॉक्यूमेंट्री टाइप आई है, द वंडरफुल स्टोरी ऑफ हेनरी सुगर। ठीक है, और ये नेटफ्लिक्स पर है, इसको लोगों को देखना चाहिए कि त्राटक क्रिया कितनी पावरफुल हो सकती है। उस व्यक्ति ने त्राटक किया था, ठीक है, उसका असली नाम आज तक कोई नहीं जानता, ठीक है, कि वो एक्चुअल में कौन था। उसने त्राटक किया था, उससे क्या होता था, वो चीज़ों के आर पार देखने लग जाता था। अच्छा। तो उसने कसिनो में फिर वो गेम खेलने लग गया, हाँ। तो पत्तों के आर पार देख लेता था वो, तो वो फिर वेल्थ क्रिएट करने लग गया। उसके फिर उसने पूरा अंपायर बनाया अपना, और सारे पैसे डोनेट कर दिए उसने। ओह। और उसने अपने सीए से ये बोला था कि मेरा नाम कभी भी किसी को, अच्छा मैं तो स्पॉइलर दे रहा हूँ लोगों को, ठीक है, बट यू शुड वॉच दिस मूवी नेटफ्लिक्स पे, बड़ी अच्छी है, द वंडरफुल लाइफ ऑफ हेनरी सुगर। ये आपको बहुत अच्छे से बताएगी त्राटक की पावर क्या होती है। ठीक है, आप कई लोगों को सर्कस में देखते हो ना, आंखें बंद करके चीजें देख लेते हैं, कई बच्चे भी ऐसे हैं, क्या है ये, त्राटक है ये। त्राटक की वजह से आप चीज़ों के आर पार देख रखते हो, आपकी इंट्यूशन इतनी हाई हो जाती है। बहुत सालों की प्रैक्टिस लगती है, ऐसा नहीं होता आज कर रहा है कल से करने लग गए, कसिनो जाने का प्लान बन गया होगा कई लोगों का, समय लगेगा। ओके सर, आपने योग निद्रा की बात की। जी। आज इसे नॉन स्लीप डीप रेस्ट के नाम से जाना जाता है। यूएस में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, इंडिया में भी अब वही ट्रेंड आ रहा है। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि किसी को पता ही नहीं ये योग निद्रा है। रीपैकेज होके हमारी चीज़ें हमारे पास वापस तो हमेशा से होता रहा है हमारे पास, हमेशा से होता रहा है इंडिया के साथ ऐसा, क्योंकि मैं ज्योतिष की बातें करूंगा, आपको अरे हटो ये सब फालतू की बातें हैं, कोई और आएगा कहेगा ओ मैगी एस्ट्रोलॉजी वेरी गुड, ये वो, आप कहोगे वो कुछ ज़रूर होगा। तो हमें आदत पड़ गई है गोरी चमड़ी वाले जो बोलेंगे उसे सच मानने की। दुर्भाग्य है, कभी ना कभी सुधर जाएगा, सुधर ही रहा है वैसे, सुधर रहा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। सर पिछली बार जो हमने पॉडकास्ट किया था उस पर आपने 3 कहानियाँ बताई थी, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मैं चाहता हूँ आज भी आप वैसी कोई कहानी बताएं, कोई भी कहानी हो सकती है। ठीक है, तो आवारा भाई मेरी जो एक आदत रही है वो ये है कि जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं इनके पीछे का क्या मीनिंग होगा, क्या मतलब होगा, और हम क्या आज गलती कर रहे हैं। तो अभी मेरा गौर गया था श्री गणेश की कथा पे, कि श्री गणेश का जन्म होता है माता पार्वती की उपटन से। वो उन्हें द्वारपाल बना देती हैं कि आप जाइए द्वारपाल बनिए और मैं यहाँ पे स्नान कर रही हूँ, किसी को मत आने देना। ओके, तो यहाँ पर एक मैसेज हमको मिलता है कि माता की आज्ञा, ठीक है, कि माता ने अगर बोला किसी को नहीं तो किसी को नहीं। फिर आते हैं देवता, आते हैं कई लोग आते हैं, वो उन्हें किसी को नहीं जाने देते हैं, क्योंकि वो पार्वती के शक्ति के अंश से बने हुए हैं, तो ही इज सो पावरफुल ऑल्सो। फिर शिव जी आते हैं और शिव जी से बहुत बड़ा उनका युद्ध होता है कि मैं तो उनका पति हूँ, मुझे जाने दो, नहीं मैं तो द्वारपाल हूँ, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। यहाँ पे अहंकार दिखाया जा रहा है कि अहंकार अगर आपके कहाँ पे है, दिमाग में। इसीलिए शिव जी ने सब क्या काटा, गला। पेट में भी तो मार सकते थे त्रिशूल, पेट में क्यों नहीं मारा। अहंकार सर में होता है, दिमाग में होता है, तो इस वजह से सर को काटा गया, हाथी का सर लगाया गया, उसके बाद वो गणेश बनते हैं। यहाँ से एक चीज़ हमको पता चलती, जो कॉमन लाइफ में हम गलती कर रहे हैं। आप कई घरों के बाहर देखोगे कि भगवान गणेश की टाइल पे फोटो लगा दी, भगवान गणेश की मूर्ति लगा दी, द्वारपाल बना दिया उन्हें। तो आप ये भूल जाते हो कि जब श्री गणेश द्वारपाल बने तो क्या हुआ था। तो आपको कभी भी श्री गणेश को अपने घर का द्वारपाल नहीं बनाना चाहिए। अच्छा। आपके घर में पिता पुत्र की लड़ाई होगी, पुत्री और पिता में लड़ाई होगी, किसी न किसी तरह से पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप हैम्पर होने लग जाएंगे। जब गणेश द्वारपाल बनेंगे तो युद्ध होगा। मतलब किसी भी जो डोर पे लोग गणेश जी का गणेश की फोटो लगा दी, गणेश जी का नहीं होना चाहिए। नो, नहीं करना चाहिए। क्यों कर रहे हो आप ऐसा? सोपीश है क्या वो? आपके आराध्य हैं, घर के अंदर रखें। ये काम, ये गलती मत करें। तो एक ये छोटी सी स्टोरी है, इसमें बहुत मीनिंग छुपा हुआ है जी। ऐसे ही आपने सुना होगा कि रावण की नाभि में, ये सुनाई थी पिछली बार मैंने, नहीं, रावण की नाभि में ही मारना है। क्यों मारना है रावण की नाभि में? हनुमान जी की पूंछ में आग लगेगी तो ही लंका जलेगी, ऐसा क्यों है? हाँ, ठीक है, कहीं भी लंका तो वैसे भी जला सकते थे, वो तो इतने पावरफुल थे। रावण की नाभि में जो चक्र होता है, हमारे 7 चक्रा होते हैं ना, यहाँ का जो चक्र है, ठीक है, ये चक्र एक्टिवेट होगा। नाभि में अमृत वो है, उसकी जान छुपी हुई है, इसलिए नाभि में अटैक करना है। रावण जी कह रहा हूँ, हनुमान जी की पूंछ में आग, यानी कि आपका मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में जब भी आप मेडिटेशन करते हो या अपने कुंडलिनी जागृत करते हो ना, तो सबसे पहले आपको डर लगता है। आप में से जिसने भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस की होगी कमेंट करके बताएंगे, सबसे पहले भय आता है, बहुत डरावने ख्याल आते हैं, तन बदन में आग लगने लग जाती है। हनुमान जी की पूंछ में आग लगती है, तब लंका जलती है। और जब लंका जलेगी उसके बाद रावण परास्त होगा। ठीक है, तो सबसे पहले पूंछ में आग लगी, यानी कि मूलाधार चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, आपको डरा रहा है कि आग है चारों तरफ, आपको डरना नहीं है, आपको कंट्रोल करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे रावण मरेगा, यानी ये वाला चक्र एक्टिवेट होगा। उसके बाद धीरे धीरे करके आप अपने चक्रों को, क्राउन चक्र तक पहुंच पाओगे। तो यहाँ पे भी इस स्टोरी का ये मीनिंग है। इंटरेस्टिंगली एक स्टोरी मैं पढ़ रहा था अभी, यमराज की और नचिकेता की। ठीक है,
अब ये स्टोरी है तो बहुत डीप, और मेरे साथ रहिएगा इसको समझने के लिए। ये स्टोरी है सेक्रीफाइस की, ये स्टोरी है ट्रुथ की, ये स्टोरी है मौत की, ये स्टोरी है मौत सामने खड़ी है उसके बावजूद ना डरने की। तो ये स्टोरी है नचिकेता और यमराज की। बाजीश्रवा नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, जो ऋषियों के ऋषि, बहुत प्रकांड ऋषि, और उनका एक पुत्र था 8 साल का नचिकेता। बाजीश्रवा ऋषि एक विक्रमजीत नाम का यज्ञ कर रहे थे, जिसमें उनको दान देना होता था, जो भी चीज़ उनको अति प्रिय है उस चीज़ का दान। उनके पास धन वैभव कहा जाता है कि पहले है। अब देखिए कठोपनिषद की ये कथा है, कई जगह अलग अलग वेरिएंट मिलता है, तो आपको हो सकता है कुछ अलग लग जाए, पर मोरल ऑफ द स्टोरी समझ में आएगा। तो वो दान कर रहे थे। नचिकेता बचपन से ही ऐसा था कि ये हिरण मर क्यों गया, ये गाय दूध क्यों दे रही है, सवाल पूछने वाला उसका व्यक्ति, वो नंबर 7 वाला रहा होगा, ठीक है। अब वो अपने पिता को देखता है कि वो विक्रमजीत यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, और वो सारी ऐसी गायों को दान दे रहे हैं जो कि बूढ़ी हो गई हैं, मरने वाली हैं, तो मरी हैं, उनको दूध नहीं होता, उनको कुछ नहीं होता। तो वो अपने पिता से सवाल पूछते हैं कि पिता आप ये गलत काम क्यों कर रहे हैं, आप ये अनर्थ क्यों कर रहे हैं। इस यज्ञ के अनुसार तो आपको जो अति प्रिय है, जैसे मैं, मेरी माता, आप उन्हें दान करिए ना। आप सोचिए यहाँ पर उस बच्चे की मानसिकता को सोचिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था कि ऋषियों के ऋषि हैं, पापा हैं, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग हो जाते हैं कि पापा कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, क्यों यार मैं अपनी टांग अड़ाऊँ। पर नचिकेता ने नहीं, सच का सामना उसने किया और अपने पिता से भी खड़ा हो गया, पिता के सामने, कि आप ये गलत कर रहे हैं। जब भी आप सत्य के साथ खड़े होते ना, आपको डर नहीं लगता, आपको भय नहीं आता मन में। अब नचिकेता ने पिता से सवाल किए। पहले तो पिता ने कहा अरे जाओ खिलौने से खेलो, ये वो करो। क्या उसके पिता ने, जब वो इतनी सारी गायें दान कर सकते हैं, तो क्या उसके लिए खिलौने नहीं बनाए होंगे या उसको मनोरंजन के लिए चीज़ें नहीं बनाई, सब कुछ किया था। लेकिन फिर वही आऊँगा सत्य। आप अपने आप से सत्य पूछो, आपको सत्य हमेशा पता है ना, अपने आप से सत्य पूछो, आंसर मिलेगा। पर इतने कमज़ोर होना कि उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। पर नचिकेता ने किया। नचिकेता ने इतने उनसे बातें करी, वार्तालाप करी, उन्हें वो काम करने नहीं दिया। तो अंत में उन्होंने कहा कि चलो मैं तुझे दान देता हूँ यमराज को, जा अब यमराज के पास चला जा, शूरपुत्र यमराज। तो कहता ठीक है पिताजी। अब यहाँ पर उसने पिता का पूरा सम्मान, कोई गाली गलौज नहीं, कोई ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं, कुछ ऐसा नहीं, पूरा पिता का सम्मान, लेकिन सच्चाई के साथ। वो यमराज के पास जाते हैं नचिकेता। अब यमराज के पास जाते हैं तो यमराज थे नहीं, वो पिकनिक मनाने गए थे, घूमने गए थे कहीं। 3 दिन तक नचिकेता वहीं खड़ा रहता है। अब यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा हमें लेसन में, कभी भी आपको जब सच्चा गुरु मिलेगा ना, वो इंतज़ार ज़रूर कराएगा। अभी मैं पुंडरीक महाराज जी के साथ पॉडकास्ट कर रहा था, वो यही कह रहे थे वो, और उन्होंने बड़ी सरल भाषा में मुझको ये कह दिया कि मुझे तो बहुत लोग मिलने आते हैं, पर मेरे पास समय नहीं है, तो मैं कईयों को 9 बजे बुलाता हूँ और 1 बजे आता हूँ। तो आधे लोग ऐसे ही छट जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा सच्चा गुरु उसको मिलेगा जिसको इंतज़ार करना आता है। गुरु के इंतज़ार कराने में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैसेज है, लक्षण है कि वो इंतज़ार करा रहा है। और जो नहीं कर पाते इंतज़ार, वो ऐसे ही घास मूली हैं, उनका कुछ नहीं होने वाला। तो गुरु हमेशा वेट कराएगा और आपको वेट करना है। तो नचिकेता 3 दिन तक वहाँ वेट करते हैं। तब यमराज आते हैं, कहते हैं अरे आप वेट कर रहे थे मेरा, मुझे तो पता ही नहीं था। कहता हाँ जी, मुझे मेरे पिता ने आपको दान दे दिया, तो मैं आपसे भेंट करने आया हूँ। तो यमराज कहते हैं अरे 3 दिन इंतज़ार कराया तुम्हें। अब देखो, गुरु जब इंतज़ार कराएगा और आप वहाँ पे रुक गए, तो गुरु कुछ ना कुछ जरूर देगा आपको। बिल्कुल। तो यमराज कहते हैं कि 3 दिन इंतज़ार किया, तो हर दिन का एक वरदान, ठीक, तुम मांग लो। नचिकेता कहता ठीक। सबसे पहला वरदान नचिकेता ने यमराज से मांगा कि मेरे पिता से जो मेरा द्वेष हो गया है, वो द्वेष खत्म कर दो। यहाँ पर भी एक सीख है कि जब भी आपके हाथ में कुछ हो, पावर हो, हमेशा दूसरों के लिए करो। वो चाहता तो कह देता कुछ भी मेरे लिए कर दो, मेरा मुझे बड़ा ही कर दो, ठीक है, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा अमीर बना दो, कुछ भी कह सकता था। पर उसने पहला वरदान अपने पिता के लिए मांगा। यानी कि जो भी आपकी लाइफ में डिस्गाइज होता है, देयर इज ऑलवेज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपके पिता ने यमराज के पास भेजा, गुस्सा आ सकता था कि उन्हें भी बुला लो जरा यहाँ पे, ठीक है, बहुत बैठे वहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, वो भी आए जाए, यमराज हम लोग देख लें वो भी। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो उनके पिता का द्वेष खत्म हो गया। उन्होंने कहा दूसरा वरदान मांगो। कहते हैं कि ये जो यज्ञ और हवन होता है, अग्नि होती है, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पे डीप क्वेश्चन, सामने मौत खड़ी है और यमराज का जिस तरह का स्वरूप आप लोग देखते हो, समझते हो, भयानक सा, मोटा सा, काला सा आदमी है, भैंसे पे बैठा है, ठीक है, मौत खड़ी है सामने, और ये 8 साल का बच्चा है। डर नहीं रहा है क्योंकि सच का साथ है ना इसके पास, सत्य का साथ है।
तो यमराज इसको अग्नि के बारे में बताते हैं, हवन के बारे में बताते हैं, सारा ज्ञान देते हैं। फिर कहते हैं चलो तीसरा वरदान मांगो। तीसरा वरदान ये कहता है कि ये बताओ कि मौत के बाद जीवन होता है? कई लोग कहते हैं होता है, कई लोग कहते हैं नहीं होता। आप तो मौत के सौदागर हो, आप बताओ। तो यमराज कहते हैं कि ऐसा काम करो ना, कुछ और मांग लो, ठीक है। ये जो ज्ञान है ये देवताओं के पास भी नहीं है, असुरों के पास भी नहीं है, और इस ज्ञान को अच्छे से कोई ले नहीं सकता। तुम खिलौने मांगो यार, तुम स्त्रियाँ मांगो, तुम्हें कितनी स्त्री चाहिए, ठीक है। तुम मांगो, मैं तुम्हें क्या क्या दे दूंगा, तुम्हारे घर, तुम्हारे महल बना देता हूँ तुम्हारे लिए धरती पे। ये सब क्या पूछ रहे हो, मौत क्या, ये नहीं डरता वो। बार बार यमराज उसे लोभ देते हैं। यानी कि जब आप अपने थर्ड स्टेप पे यानी कि लास्ट फेज में होते हो ना किसी भी चीज़ के, आप हमेशा देखोगे उससे पहले चीज़ें खराब होने लगेंगी, चीज़ें बिखरने लगेंगी, आप परेशान हो जाओगे, आपको बहुत सारा मोह दिया जाएगा, लालच दिया जाएगा। कई सारे स्टार्टअप्स के साथ ये होता है कि व्हेन दे आर बूमिंग तो बड़े बड़े शार्क आती है, कहती है ये ले लो वो ले लो, और जो ले लिए वो मिट गए, उनका नाम नहीं है, वो तो अब उनका हो गया। और जो टिक गए, आपने कई सक्सेस स्टोरी सुनी होंगी कि वो अब और भी ज़्यादा हो गए, जितना पैसा उन्हें मिल रहा था उससे 1000 गुना ज़्यादा वो कमा रहे हैं। तो लास्ट फेज़ में हमेशा आपको लोभ मिलेगा, प्रलोभन मिलेगा लाइफ में। कोई भी फैसला आप ले रहे हो विच इज़ अ रिस्की एंड बिग स्टेप ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे यमराज उसे बहुत प्रलोभन देते हैं, नचिकेता नहीं मानता। तब यमराज कहते हैं कि तुम मेरे भेष के, नहीं ऐसे नहीं, तब यमराज कहते हैं कि तुम मुझे देखकर नहीं विचलित हुए, तुम्हें मेरा भेष देखकर कोई मन में डर नहीं आया, तुमने मेरे बारे में कोई गलत विचार नहीं बनाए, लेकिन मैं तुम्हें नन्हा बालक देखकर मैं गलत सोच बैठा तुम्हें कि ये तो नन्हा बालक है, तो भटक जाएगा, ये क्या ही मांगेगा मुझसे, ठीक है। सामने मौत खड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक मौत एक जीवन से हार गई। कोई भी यमराज का कोई ऐसा स्वरूप नहीं है जैसा यमराज हम देखते हैं पिक्चरों में, कुछ ऐसा कोई काले भैंसे पे कोई नहीं चल रहा है। आप ही यमराज हो, आप ही नचिकेता हो, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप ही क्या, आप ही मृत्यु हो, आप ही जीवन हो। आप लोग कहते हैं मृत्यु से डर लगता है, पर कष्ट तो ज़िंदगी देती है ना, पेन तो आपको लाइफ में होता है, तो मृत्यु तो आपके अंदर ही है। तो यहाँ पे यमराज फिर उसे पूरा ज्ञान देते हैं मृत्यु के बाद क्या होता है। बहुत लंबी स्टोरी है इसकी, मृत्यु के बाद के सच की बताए। मॉरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पर यही है कि यमराज कोई और नहीं, यमराज आप खुद हैं, आप अपनी मृत्यु खुद हैं, आप अपने जीवन की सच्चाई खुद हैं। और जिस भी पल में आप अपने सच्चाई के साथ पकड़ के बैठ जाते हो ना कि इस चीज़ पे मुझे पूरी सच्चाई है, जैसे प्रेम की हम बात कर रहे थे, इस प्रेम में मुझे पूरी सच्चाई है इस प्रेम में, और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, तो सामने यमराज भी हों तो वो झुक जाते हैं। ओके, तो ये कथा है नचिकेता की और यमराज की, जो मैंने अभी रिसेंट में पढ़ी थी। ओके। पर सर एक डीप सवाल आपसे पूछूंगा। जिस तरह से आपने कहा कि मृत्यु भी हमारे अंदर ही है, जीवन भी हमारे अंदर ही है, हम ही नचिकेता है, हम ही यमराज है, ऐसा क्यों है फिर कि लोग मृत्यु से इतना ज़्यादा डरते हैं, जबकि सबको पता है कि लाइफ ज़्यादा कठिन है? जब आप सोचते हो कि मैं मरने वाला हूँ, बताओ क्या आता दिमाग में? अभी मैं कहूँ कल आज रात में मर जाओगे, भगवान ना करे, पर क्या आएगा दिमाग में? परिवार के बारे में। बस यही है, इसीलिए इंसान मृत्यु से डरता है। कभी भी मृत्यु से डरने वाला इंसान अपने बारे में नहीं सोचता। जो काम उसके पेंडिंग रह गए हैं, जो परिवार उसका पेंडिंग रह गया है, जो चीज़ें उसकी उनके बारे में सोचता है, यानी कि मोह। इसी को तो मोक्ष कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति कब होती है? जब आप अपने जितने भी मोह, जितना भी ये मायावी जंजाल में है, इनसे दूर चले जाते हो। कभी भी मृत्यु को प्राप्त करने वाला इंसान अपने बारे में नहीं सोचता, परिवार के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, बीवी के बारे में, बच्चों के बारे में सोचता है कि लाओ यार इतना पैसा कमाया था, ये सब बता दूँ कहाँ कहाँ छुपा रखा है मैंने, ठीक है। ये है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो भी व्यक्ति इस मोह से ऊपर हट जाता है वो तो मृत्यु को खुलेआम आलिंगन करेगा, ठीक है, खुलेआम कहेगा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास कोई मोह नहीं है। यही हमारे संतों में, अघोरियों में यही चीज़ होती है। कोई मोह नहीं, उन्होंने सारा मोह त्याग दिया है अपना, ठीक है। यही आपको भी करना है। अब नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, मैं ज्ञान भले दे रहा हूँ, मैं भी नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। पर जो ग्रंथों में लिखी है, हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में इतनी बड़ी बड़ी बातें इतनी सहजता से कह दी गई हैं ना कि 8 साल का नचिकेता यमराज के सामने खड़ा है। अरे यार इतनी बड़ी, इतनी डीप बात है ना, इसको समझने में सालों लग जाते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है ये उपनिषद, ये पुराण? पर सर मोक्ष की जो आपने बात कही, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आई एम श्योर कि नचिकेत जैसे और शायद कोई भी ना रहा हो पूरी दुनिया में। ये 8 साल की उम्र में एक जो बच्चा है वो इतना क्यूरियस है और मौत से भी नहीं डर रहा। बट बाकी जब हम शायद 60 साल की उम्र में भी हमें मोह है, कितना ज़रूरी है एक आफ्टर अ पॉइंट इन सब चीज़ों को छोड़ देना, और वो पॉइंट कौन सा है लाइफ में? अगर प्रैक्टिकली बात करें, ज़्यादा ज्ञान ना दें दुनिया को, तो
4 आश्रमों में जीवन बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये जो वानप्रस्थ की एज होती है 45 से 50 की एज होती है। यहाँ पर आपको ये सोचना चाहिए कि अब मेरे जितने मोह, जितने जिम्मेदारियाँ हैं, ये मैं अपनी जनरेशन को दे दूँ, और मैं और मेरी वाइफ हम दोनों अब इस चीज़ की प्रैक्टिस करने लग जाएं कि अब हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का मोह नहीं, सालों साल लगेंगे इसमें। तब आप संन्यास की तरफ जाते हैं। संन्यास का मतलब ही ये है कि अब आप विरक्ति में आ चुके हैं, आप मायावी चीज़ों से दूर हट चुके हैं, तो संन्यास की स्टेज आती है। तो अब अभी तो खूब मायावी में खेलो यार, ये मायावी दुनिया है, यहाँ पे ज़्यादा ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ज़रूर करना, मायावी चीज़ों को भोगना चाहिए, मृत्युलोक में आए हो। पर एक एज आती है 45-50 के ऊपर वाली, जिसमें आपको इस बारे में सोचना चाहिए और चीज़ों को छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। ओके सर, आपने डर की बात की, मृत्यु से लोगों को डर लगता है। लास्ट टाइम भी हमने डर की बात की थी और आपने कहा था कि कुछ रुद्राक्ष आपने बताया था किसे किस तरह का रुद्राक्ष पहनना चाहिए। उस एपिसोड पे हमें कई सारे कमेंट्स आए, लोगों ने स्पेशली फीमेल्स ने पूछा कि क्या फीमेल्स रुद्राक्ष पहन सकती है, इसका क्या जवाब है सर? हर एक व्यक्ति रुद्राक्ष पहन सकता है, वो बच्चा हो, वो महिला हो, वो बुढ़िया हो, वो बुढ़ा हो, हर एक, वो एलियन हो, मंगल ग्रह से आया, वो भी रुद्राक्ष पहन सकता है। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष एक श्रद्धा का विषय है। वो कुछ ऐसा नहीं है कि उसको पहन के किसी का नुकसान, आज तक किसी का नुकसान रुद्राक्ष पहनकर नहीं हुआ है। फीमेल्स भी रुद्राक्ष पहन सकती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी रुद्राक्ष पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। भगवान शिव ने जब रुद्राक्ष का आशीर्वाद हम सबको दिया तो उन्होंने कभी नहीं सोचा यार लड़के ज़्यादा कूल लग रहे हैं, इनको दे देते हैं, लड़कियों को नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा, ठीक है। तो आप रुद्राक्ष पहन सकते हो, लड़की हो लड़का हो, बिल्कुल बेझिझक पहन सकते हो रुद्राक्ष, और पहनना चाहिए, आप सभी को रुद्राक्ष पहन। ओके सर, रुद्राक्ष को लेके बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है, बहुत सारे लोगों के कुछ गलत ख्यालात भी है। मैं सब तो नहीं पूछता, मैं आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर आपने रुद्राक्ष पहना है तो आप क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो? आपको मांस मछली नहीं खाना चाहिए, आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, आपको सेक्स नहीं करना चाहिए रुद्राक्ष पहनकर, और आपको किसी बच्चे न्यूबॉर्न बेबी के यहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको किसी के फ्यूनरल में नहीं जाना चाहिए। इतनी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए रुद्राक्ष पहनकर। अब देखो होगा क्या, गलती से कर दोगे सब, ठीक है। तो ये थॉट भी मन में मत लाना कि भगवान सिर्फ त्रिशूल लेके पीछे भागेंगे, उनके पास बहुत काम है, बहुत बिजी है वो, ठीक है। तो गलती हो जाएगी, माफ़ी मांग के दोबारा पहन लीजिएगा। रुद्राक्ष श्रद्धा का विषय है। जैसे तुलसी माता को आप कहीं भी नहीं रखते, जहाँ भी रखते हो अगरबत्ती जलाते हो, पूजा करते हो, क्या श्रद्धा का विषय है, नहीं मानोगे तो एक पौधा ही तो है। ऐसे ही रुद्राक्ष भी एक श्रद्धा का, एक विश्वास का विषय है, इसलिए उसके साथ ये सब व्यवहार नहीं करते। आप घर में नॉनवेज खाते हो, मंदिर के सामने कभी नहीं खाओगे, इन घरों में बनता है, क्यों? श्रद्धा है ना कि भगवान देख रहे हैं ऐसे, ठीक है। पर भगवान तो हर जगह देख रहा है ना, तो इस तरह से आपको व्यवहार करना चाहिए। और अगर गलती हो जाए तो फिर आपको उसको माफ़ी मांग के दोबारा पहन लेना चाहिए। मान लो बहुत ही चाव से आपको तंगड़ी तोड़नी है, मुर्गा खाना है, उस समय रुद्राक्ष उतार दीजिए, अगले दिन नहा के फिर पहन लीजिएगा, ओके ठीक है। लेकिन अगर आपकी ऐसी आदत है कि मैं बिना 2 पैग लगाए रात होती नहीं है मेरी, तो मत पहनो रुद्राक्ष, कि बार बार उतारने से क्या फ़ायदा, ठीक है। उसको मत पहनो, उसको घर के मंदिर में रख लो। रुद्राक्ष का पानी पीने से हेल्थ ठीक होती है। तो रुद्राक्ष का पानी मतलब? रुद्राक्ष का पानी यानी कि जैसे आपको बार बार फ्रिक्वेंट हेल्थ इश्यूज आते हैं, कभी माइग्रेन हो रहा है, कभी स्टमक खराब हो रहा है, तो आप 4 मुखी रुद्राक्ष को पानी में रात में डाल दीजिए और उसको सुबह पानी पी लीजिए। आप ये बार बार कर सकते हो, 6 महीने बाद रुद्राक्ष चेंज कर देना, तो ये भी आप कर सकते हो। तुलसी माला के साथ रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि अब ये कथाओं में मिलता है कि वैष्णविज्म अलग है और शैविज्म अलग है, तो दोनों की एनर्जीज अलग हैं। विष्णु जी की अलग, विष्णु जी के भक्त आपको अलग मिलेंगे, उनका नेचर अलग मिलेगा, शिव जी के भक्त आपको एकदम नेचर अलग मिलेगा, तो दोनों मिक्स नहीं करना चाहिए, एक चूज़ करिए वो पहनिए। ओके सर, रुद्राक्ष के बारे में और भी कोई आप चीज़ बता सकते हो? मतलब कई सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि मतलब आपने अगर रुद्राक्ष पहना है तो कुछ सर्टेन टेम्पल्स है जिनमें आप नहीं जा सकते, ऐसी भी चीज़ें होती है? मैंने नहीं पढ़ी हैं अभी तक ऐसी कोई चीज़ें। रुद्राक्ष आपको स्पिरिचुअल हाइट्स पे पहुंचाता है, कॉन्फिडेंस देता है आपको। तो सर, जैसे हमने लव मैरिज की भी बात की, अब सिर्फ लव मैरिज एक रिलेशन हो गया, बट कोई है जिसका अपने माताजी से, अपने पिताजी से नहीं बन रही घर में, या अपने भाई से नहीं बन रही, उन लोगों को क्या करना चाहिए? अब करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। क्यों नहीं बन रही है? कई बार तो नहीं बन रही अच्छा ही होता है, कई बार आप चाहते हैं कि मेरे परिवार से बने। अगर आपको माता से नहीं बननी तो आपको चंद्रमा की रेमेडी करनी चाहिए, जिसमें चंद्र साधना आती है, मून स्टोन ब्रेसलेट पहनना आता है, मून स्टोन की रिंग भी आप पहन सकते हैं, या फिर किसी भी तरह से भगवान शिव पर अभिषेक कर सकते हैं, तो माता से रिश्ते अच्छे होते हैं। पिता का सूर्य है घोतक, तो पिता के लिए सूर्य के उपाय करने चाहिए और पिता के पैर दबाने चाहिए। पिता भी भाग्य के स्थान का ही मालिक है, 9वें घर का, तो पिता भी आपका भाग्य है। तो सूर्य के उपाय जैसे कि सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य आदित्य स्तोत्रम का जाप करना,
पिताजी के पैर छूना या पैर दबाना, ऐसी चीज़ों से आप रिश्तों को अच्छा कर सकते हो। मंगल होता है सिबलिंग्स के लिए, भाई बहनों के लिए। आपने हाथों से मिठाई खिलाई अपने भाई बहनों को, ये रिश्ते आपके अच्छे हो जाएंगे। दोस्त सारे राहु होते हैं, ठीक है, तो दोस्त आपके सारे राहु होते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसको बताना। 11th हाउस से आपके फ्रेंड्स देखे जाते हैं, और 11th हाउस ज्योतिष में सबसे कठिन माना जाता है। अच्छा। ठीक है, तो आपके दोस्त ही आपकी दिक्कत का भी कारण बन जाते हैं, कई बार टाइम वेस्ट करवा देते हैं। तो राहु वाले जो दोस्त हैं वो टाइम वेस्ट करवा रहे हैं आपका, तो आप सोचना वो आपका दोस्त कैसा है, वो टाइम वेस्ट करवाने वाला है या फिर वो अच्छा है। तो दोस्तों के लिए कोई उपाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो कि आप खुद चूज़ करते हो, ठीक है, और एकमात्र ऐसा रिश्ता है जो तोड़ भी आप सकते हो। बाकी रिश्ते तो बंधे हुए हैं, वो टूटते नहीं हैं, ठीक है। तो दोस्तों के लिए कोई ऐसी उपाय नहीं है, रेमेडी नहीं है। कई लोगों के दोस्त बदलते रहते हैं समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से, जो पास है वो खास है, इस तरह का भी जीवन चलता है। तो इतना परेशान नहीं होना चाहिए दोस्तों को लेकर। और जो वो दोस्ती क्या यार जो आपको छोड़ के जा रहा है या आपका बुरा कर रहा है, वो दोस्त नहीं है, वो नकली आदमी है। ठीक है। सर कुछ लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए। हमने बात की, और भी पॉडकास्ट करेंगे जेम्स के ऊपर, कुछ सोल्यूशंस के ऊपर, बट इस पॉडकास्ट के लिए जो हम पामिस्ट्री पे ही वापस आते हैं, जहाँ से हमने इस सब्जेक्ट को शुरू किया था, इस पॉडकास्ट को शुरू किया था। कहा जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो भगवान के बहुत प्रिय लोग होते हैं, उनका लक फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। हमारे पाम से हमें पता चल सकता है जो एक गॉड्स लाइन बोला जाता है, या कुछ एक पर्टिकुलर लाइन है, आप इसके बारे में बता सकते हो? अगर आपके हाथ पिंकिश हैं, ये कलर आपका पिंक आता है, हथेलियों का रंग, ठीक है, तो ये अच्छा माना जाता है कि आप भाग्यशाली हैं। अगर आपके हाथों का रंग पीला आता है, ठीक है, आप ऐसे ऐसे दबाओगे तो लाल सबका हो जाएगा, ठीक है, ऐसे मत करना। आराम से देखना बिल्कुल सहजता से कि अगर ये येलो आ रहा है, यानी कि अब आपको हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं और आपकी लाइफ में संघर्ष ज़्यादा है। कुछ लोगों के हाथ में नीला रंग प्रोमिनेंटली दिखाई देगा, ये भी बहुत कठिन रंग होता है, ये भी आपको दिखाता है कि संघर्ष है और बहुत प्रॉब्लम्स के बाद आपके जाके कुछ काम बनेंगे। कुछ लोगों के हाथ में रेड स्पॉट्स बहुत नज़र आते हैं, इनको एंगर इशू और हेल्थ इश्यूज बार बार फ्रिक्वेंटली पकड़ते रहते हैं। लक को समझने के लिए तो स्पेशली लक लाइन, अब उसी को कोई गॉड लाइन बोल देगा, कोई फॉर्चून लाइन बोल देगा, कोई सुख की रेखा, कुछ भी बोलेगा। आपकी भाग्य रेखा आपकी दोनों हथेलियों में बिल्कुल बीचों बीच से शुरू होती है। ये जितनी पतली, जितनी महीन, उतनी अच्छी मानी जाती है। कभी भिखारी का हाथ देखना, भिखारी के हाथ में भाग्य रेखा यहाँ से लंबी होके एकदम शनि पर्वत तक जाती है। अच्छा, तो लोग क्या कहेंगे कि भाग्य रेखा तो बहुत बड़ी है, इसके पास बहुत धन होगा। नहीं, गुब्बारे में ज़्यादा हवा भरोगे तो गुब्बारा फट जाएगा। अच्छा। तो भाग्य रेखा बहुत बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, हार्ट लाइन के आसपास आ रही है, यू हैव अ वेरी गुड लक। जिनकी भाग्य रेखा नहीं होती, ये लोग नौकरियां बहुत बार चेंज करते हैं, डिज़ायर्ड जॉब नहीं मिलती, डिज़ायर्ड बिजनेस का रेवेन्यू नहीं आता। जिनकी भाग्य रेखा दो मुही है, ऐसे लोग जैसे आपकी है, करियर शिफ्ट करने से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो अगर आप रजिस्टेंट हैं और दो मुही भाग्य रेखा है, तो भी आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। भाग्य रेखा मतलब क्या, भाग्य क्या, देखो किसी को इस दुनिया में नहीं पता कि भगवान होते हैं कि नहीं होते, किसी को इस दुनिया में नहीं पता कि भाग्य होता है कि नहीं होता, ठीक है। ये सब के अलग अलग अपने अपने अनुभव हैं। आप अपनी मेहनत से अपना कर्म करिए, कुछ अच्छा हो जाए तो कह देना कि हाँ भाग्य होता है, भाग्य जैसा कुछ है। तो भाग्य रेखा आपकी जो यहाँ पर है, ये आपके जीवन में कितनी सरलता सुगमता रहेगी इसको बताती। यही आपकी सुख रेखा, यही आपकी गॉड की रेखा जो आप कह रहे हैं। और भगवान के सारे बच्चे प्रिय हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये प्रिय है वो प्रिय नहीं है। ओके। और मनी ट्रायंगल क्या होता है? मनी ट्रायंगल इसे कहते हैं धन की कोठरी, ठीक है। ये आपकी माइंड लाइन से, मरकुरी लाइन से और भाग्य रेखा, तीन रेखाओं से आप फोटो लगा देना से बनता है ये मनी ट्रायंगल। जिसके हथेली में होता है, ये अमीर बुढ़ा या अमीर बुढ़िया बनती है, ठीक है। क्या करेंगे ये लोग, पैसा बचा ले जाते हैं बुढ़ापे तक। कंजूस होते हैं? कंजूस नहीं होते, ठीक है। पैसा मिलता है इनको, कभी इनहेरिटेंस से मिल जाएगा, कभी बिजनेस से मिल जाएगा। कंजूस नहीं कह सकते इनको क्लियरली। ये धन की कोठरी, कोठरी का मतलब धन इकट्ठा हो रहा है। जैसे कुबेर ना, कुबेर खजाना हमेशा कुबेर का होता है, लक्ष्मी जी का खजाना नहीं होता। तो लक्ष्मी आना जाना, कुबेर इज वेल्थ। तो ये कुबेर की कोठरी भी बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति पैसा बचाने में माहिर है, पैसा बचा ले जाएंगे और अमीर बुढ़ा या बुढ़िया बन के मरेंगे और अपने संतानों को या फिर अपने जो भी हैं बच्चे, इनको उनके लिए छोड़ कर जाएंगे। तो ये धन की कोठरी का ये सिग्निफिकेंस होता है लोगों की हथेलियों में। कुबेर जी की मैंने बात करी है, हम कुबेर जी को बहुत निगलेक्ट करते हैं। हम कुबेर जी को सिर्फ दिवाली में याद करते हैं जब पूजा करनी होती है, जबकि आपको समझना जो वो यक्ष हैं एक, ठीक है। देवी देवता बाद में प्रसन्न होते हैं, यक्ष पहले प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप में से जिनको भी धन को बचाने की समस्या है, ऐसे लोगों को अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में कुबेर रखना चाहिए। ओके। उनके घर में सेविंग्स इंक्रीज हो जाएंगी। वो मोटे सी तोंद वाले कुबेर आप रखोगे, कुबेर का मतलब ही यही, उनके लिए वेस्ट डायरेक्शन बहुत परफेक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे अब डायरेक्शन देखनी कैसे, कहीं से भी मत देख लेना,
आप अपने घर के सेंटर में, फ्लैट के सेंटर में आइए और वहाँ से वेस्ट डायरेक्शन देखिए, वहाँ पे कुबेर रखिए आप अपने। ओके ओके। और एक और मैंने आपका ही शायद वीडियो देखा था जिसमें आप हाथ में कमल बना होता है, हाँ पर कमल बनता कैसे, पहले आप ये बताइए। एक्चुअली अब ऐसे तो नहीं समझा पाऊंगा, मैं फोटो ही भेजूंगा हाँ। आपको। कमल भी बनता है, स्वास्तिक भी बनता है, टेम्पल भी बनता है, मछली भी बनती है, शंख भी बनता है, हल भी बनता है, सब कुछ बनता है हथेली क्या में। मीनिंग होता है इनका? ये सबसे ज़्यादा ऑस्पिशियस साइंस हैं। अगर आपकी हथेली में कहीं भी ये ऐसे साइन बन रहे हैं तो बहुत, वो राजयोग की जो हम बात कर रहे थे, वो किसी ना किसी तरह का राजयोग आपको देंगे। अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होती है। सबसे अच्छा है कि आपके गुरु पर्वत पे बन जाए, बुद्ध पर्वत पे बन जाए, या सूर पर्वत पे बन जाए। ठीक है। अरे सूर पर्वत से एक याद आया, आपने इंटरकास्ट मैरिज का पूछा था। ठीक है, आप अपनी हथेली से इंटरकास्ट मैरिज भी देख सकते हैं। अगर आपकी सूर्य रेखा यहाँ पर होती है, ये रेखा नीचे जा रही है और यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ एक रेखा आपके हार्ट लाइन को टच कर देती है, आपकी इंटरकास्ट मैरिज होगी। अभी बन रही, डेवलप हो रही है। अच्छा, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। इसका हो गया, उजागर हो गया इसका। ऐसे फैमिली देखेगी मेरी। इसको काटना मत, ठीक है। सो क्या है कि यहाँ से जाएगी और अगर लेफ्ट गई तो इंटरकास्ट मैरिज, राइट जाती है तो इंटर रिलीजियस मैरिज को दर्शाता है। ठीक है, कि आप फिर मुसलमान, सिख, इस तरह के इंटर रिलीजियस मैरिज भी कर सकते हैं, क्रिश्चियन से शादी कर सकते हैं। ओके, तो ये याद आया तो मैंने सोचा बता दो। ओके ओके। सर, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, बट जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, जब मैं आपसे बात करता हूँ पर्टिकुलरली एक अलग ही सिंक बैठ जाता है आपके साथ में, पता नहीं पॉडकास्ट कैसे इतना अच्छा हो जाता है। आज भी वही फ्लो जिस तरह से हमने लास्ट टाइम बात की थी, बट इस पॉडकास्ट के लिए क्योंकि हमने 2024 की बात की थी, हमने शादियों की भी बात की, तो कोई एंडिंग नोट्स जिसका लोगों को ध्यान रखना चाहिए थोड़ा, कि 2024 में शायद जो शादी की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हीं के लिए आप बता दीजिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, ये साल यादगार जाने वाला है 2024, अच्छे सेंस में भी और बुरे सेंस में भी। ये साल आपको बहुत कुछ दे सकता है, आपका कोई भी मूलांक हो। ये साल आपसे बहुत कुछ छीन भी सकता है, क्योंकि ये ट्रायल का ईयर है, द ईयर ऑफ ट्रायल्स। इस साल सिर्फ एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, कर्म कर्म कर्म। कर्म प्रधान साल है, तो जैसा शनि जी मांग रहे हैं वैसा उनको दे दो, नहीं तो वो जब अपनी लाठी चलाएंगे तो बहुत दुखेगा, बहुत दर्द होगा। पता कैसे चलेगा शनि जी क्या मांग रहे हैं? अरे अभी बताया तो मूलांक से लेके, बाकी मेरा अच्छा, चैनल वैसे, सब्सक्राइब करो और फॉर्चून रिपोर्ट ले लीजिए, उसमें मिल जाएगा आपको कि आपको रेमेडीज क्या करनी है या आपको क्या करना है। तो फॉर्चून रिपोर्ट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। बिल्कुल। एंड सर, जिन्हें आपसे, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, रुद्राक्ष खरीदने हैं, वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे से खरीद सकते हैं? जेम्स मंत्रा एक ऐसी वेबसाइट हम बना रहे हैं जहाँ पर ऑथेंटिक चीज़ें देने की हम पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि इन सब में नकली वाला बहुत रहता है, आप सब जानते हो। तो हम ऑथेंटिक ब्रेसलेट, ऑथेंटिक रुद्राक्ष, क्रिस्टल ट्रीज़, ये सब, अब ये एक छोटा सा स्टार्टअप है हमारा, ताकि लोगों को सही चीज़ उन तक पहुँच सके। तो jamsmantra.com है। आपको अगर ज्योतिष, अंक ज्योतिष सीखने का मन है, जैसे मैं फॉर्चून रिपोर्ट के साथ कोर्स फ्री देता हूँ, अंक ज्योतिष आप फ्री में सीख सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी आप फ्री में सीखते हैं अगर आप फॉर्चून रिपोर्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से occultgurukul.com मेरी वेबसाइट है, मेरे जैसे कई टीचर हैं, तो आपको बहुत मज़ेदार तरीके से हंसी खेल के आपको जो अकल्ट के सब्जेक्ट्स हैं उनको सिखाते हैं। ओके। ये मेरे कुछ वेंचर्स हैं छोटे छोटे, इनमें अगर आपको दिलचस्पी हो तो आइए। आप में से किसी को मुझसे बातें करनी है तो हमारी वेबसाइट है astroarunpandit.org। पिछली बार कमेंट कई लोगों ने क्या कहा, हाउ टू करेक्ट, तो astroarunpandit.org पे जाकर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं अपनी डिटेल्स डाल के। ओके सर, थैंक यू सो मच ये एपिसोड करने के लिए। हर बार मैं आपसे बात करता हूँ, कुछ नया जान के रहता हूँ। पिछली बार आपने जहाँ मेरा साथ दिया था, इस बार आपने मेरे परिवार का साथ दिया शादी के लिए, तो थैंक यू सो मच सर ये एपिसोड करने के लिए। आपकी बड़ी खास बात है ना कि आप सुनते हैं। ठीक है, कई सारे पॉडकास्ट में दिक्कत होती है ना, लोग सुनते नहीं हैं, और आप सहजता सुनते हो। जो सिंक की आप बात करो, आप भी 7 हो, मैं भी 7 हूँ, तो शायद इस वजह से वो सिंक बैठ जाता है। एंड एक प्रिडिक्शन है, ये एंड नहीं है, अभी हम लोगों को बहुत साथ देना है। तो अभी मेरे आपके साथ शायद कई पॉडकास्ट, यू आर माई फेवरेट पॉडकास्टर। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बैठ के। शुक्रिया सर, थैंक यू। चलिए, राधे राधे। राधे राधे सर।